हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 20, जो कि होगा B1 सीरीज़ का इडियम एंड फ्रेसेस का 100 इडियम हम इसमें डिस्कस करेंगे। 1601 से लेकर 1700 तक के इडियम हम इसमें कवर करेंगे। B1 सीरीज़ की यानी कि इडियम एंड फ्रेसेस की ये सेकंड लास्ट क्लास होगी। इसके बाद एक और क्लास आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे जो कंप्लीट इडियम है वो 1791 में है। 91 इडियम हम अगली क्लास में और देखेंगे। बाकी ये सभी चीज़ें आपने ऑलरेडी देख रखी होगी। कोई न्यू है तो मैं उसको यही रिकमेंड करूँगा, प्लेलिस्ट से जाकर ये सभी की सभी सीरीज़ एक बार ज़रूर देख लें, तो कम टाइम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब कवर हो जाएगी। आपको इम्प्रूवमेंट बहुत कम टाइम में देखने को मिलेगा। पीडीएफ हमारी अवेल कर सकते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हम अपनी पीडीएफ अरेंज आपको करा सकते हैं। काफ़ी सारी कस्टमाइजेबल पीडीएफ हैं और हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग अलग अलग पीडीएफ आप उसमें मतलब अवेल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर हाई लिख कर भेज दीजिए तो आपके पास डिटेल पहुँच जाएंगी। पेड पीडीएफ वो होंगी, मैं आपको पहले ही बता दूँ, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला हमारा इडियम होता है टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज। एक इडियम हमने पहले करा था डॉट वंस आइज एंड क्रॉस वंस टीज, तो वो भी कुछ ऐसा ही था, इसका ही मतलब भाई है। तो देखते हैं टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज मतलब हो जाता है टू बी केयरफुल अबाउट वंस स्पीच एंड बिहेवियर, मतलब कि शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। पुराने ज़माने में जब किताबें हाथ से प्रिंट होती थी तब पी और क्यू, क्योंकि ये सेम से ही दिखने वाले अक्षर हैं, अगर इनके सामने हम एक मिरर रख देते हैं तो ये एक दूसरे के ही अपोजिट हैं। ये एक जैसे दिखने वाले अक्षर होते थे और उल्टा प्रिंट हो जाते थे, इसलिए प्रिंटरों को सावधान रहना होता था कि वो इन्हें ठीक से जमाएं। तो जैसे ये एक ही दिखने वाले हमारे लेटर हैं, तो इनका मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता था, इनका बहुत ही शिष्टाचार का ध्यान रखा जाता था कि वो इनका ठीक से यूज़ करें, ठीक से इनको अप्लाई करें। तो इसका मीनिंग धीरे धीरे बन गया शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। टू बी केयरफुल अबाउट वंस स्पीच एंड बिहेवियर का, स्पीच का अपनी सभी मतलब जितनी भी आपकी गतिविधियाँ हैं, जितने भी आप चीज़ें कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है ना, अलर्ट रहना कुल मिलाकर चीज़ों के लिए। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये मतलब पी और क्यू इसने ले रखे हैं और ये मतलब बहुत ही मतलब सावधानी पूर्वक ये चीज़ों को मतलब वहाँ पर मतलब अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं टू मिस द बोट या फिर टू मिस द बस। इसका मीनिंग हो जाता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, लूज एन अपॉर्चुनिटी, मौका गंवा देना। अब देखो पढ़कर ही डायरेक्ट पता लग रहा है टू मिस द बोट मतलब बोट एक जा रही थी, वो आपने मिस कर दी है। ऐसे ही एक बस आपने मिस कर दी है तो आपने अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। जब यात्री किसी नाव या जहाज़ को पकड़ने के लिए देर से पहुंचते थे तो वे सचमुच में बोट मिस कर देते थे। तो ऐसे ही ये इडियम बना और इसका जो मीनिंग हो गया मौका गंवा देना, अपॉर्चुनिटी को गंवा देना। देख सकते हैं मतलब ये अब इसके पहुंच से थोड़ा सा दूर जा चुकी है, मतलब ये बिल्कुल चलने को तैयार है, तो इसने मतलब मौका गंवा दिया है। इसकी ये मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया है, क्योंकि इसकी बोट या फिर इसकी बस कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं, वो छूट गया है। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू नॉट हैव ए क्लू, मतलब टू नॉट नो अबाउट समथिंग, सुराग न होना। ये भी इजी की कैटेगरी में रखूँगा, पढ़कर पता लग रहा है। टू नॉट हैव ए क्लू, कोई भी क्लू ना छोड़ना, कोई भी क्लू ना मिलना, सुराग न होना। इसका जो हम देखते हैं क्लू का अर्थ आपको पता ही होगा, संकट से निकलने का संकेत या फिर कोई जानकारी मिलना। जब कोई कहता है आई डोंट हैव ए क्लू, तो इसका मतलब हो जाता है मुझे रास्ता या जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इडियम इजी है, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू पैडल वंस ओन कैनो। अब इसका जो मीनिंग हो जाता है मैनेज इंडिपेंडेंटली, टू वर्क इंडिपेंडेंटली हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, मतलब स्वतंत्र रूप से अपनी चीज़ों को, अपने कार्यों को मतलब ऑर्गेनाइज करना, है ना। अब देखो ये है कैनो कहते हैं इसको। अब उसमें वो मतलब पैडल कर रहा है, वैसे पैडल यहाँ पर लगे होते हैं, लेकिन ये भी होता है मतलब चप्पू कहते हैं शायद इसको। तो ये मार रहा है, मतलब ये अकेला है और मतलब अपनी जो कैनो है उसको ऑपरेट कर रहा है, उसको चला रहा है। तो ये मतलब अपने पैरों पर खड़ा है, अपने जो भी इसका ये आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा या रुका रहेगा, हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार है। ये आत्मनिर्भर है, ये कह सकते हैं, अपने पैरों पर ये खड़ा हो चुका है, खुद ही ये अपनी जो कैनो है उसको पैडल मार रहा है। तो ये आगे बढ़ रहा है, अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी जिम्मेदारी पर चीज़ों को कर रहा है। यह मुहावरा अमेरिका और कनाडा के जंगलों में प्रयोग होने लगा, जहाँ लोग नदी या झील में खुद अपनी नाव जो कैनो होती है
उसको लेकर यात्रा करते थे। किसी को अपनी नाव खुद पैडल करनी होती थी, यानी कि दूसरों की मदद के बिना वे अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। यही मैंने बताया। सेम चीज़ आप यहाँ पर रिलेट कर पा रहे होंगे, ईडियम ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। मतलब अपनी नाव को पैडल मारना, पैडल हो जाता है यहाँ पर, मतलब इसने स्टिक ले रखी है ना। इससे ये अपनी जो नाव है उसको चला रहा है। आप पैडल से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, तो ईडियम काफ़ी इजी आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम देखते हैं, टू पास अवे। ईजी कहूँगा, काफ़ी जगह आपने ये पढ़ने और देखने को मिला होगा। डाई मतलब कि चल बसना, निधन हो जाना। ईसाई परंपराओं में यह माना जाता था कि मृत्यु के बाद आत्मा इस दुनिया से पार हो जाती है, यानी पास अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड कर जाती है। मतलब कि वो इस दुनिया से बहुत दूर चली जाती है, मतलब कि कोई चीज़ मर चुकी है ना। तो देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ईडियम ईजी है, कोई भी इसमें ज़्यादा कुछ सोचने समझने वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, मतलब कि टू टेक रिवेंज, बदला लेना। अब देखो स्कोर, आपने ये जो वर्ड स्कोर सुना होगा, इसका मीनिंग जो हो जाता है मैनी, सेवरल की सेंस में भी यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, स्कोर्स का अर्थ केवल गिनती या अंक नहीं था, बल्कि उधारी या पुराने हिसाब किताब से भी जुड़ा हुआ होता था। पुराने समय में व्यापारियों द्वारा लकड़ी की छड़ी पर काट कर नोच, इनको नोट्स कहते थे, नोच बनाकर हिसाब रखा जाता था। देख सकते हैं यहाँ पर लकड़ी की जो छड़ी थी उन पर क्रॉस बनाकर रखा जाता था, नोच बनाकर रखा जाता था, और इन्हीं को ही टैली स्टिक्स कहा जाता था। जब किसी ने पुराना उधार चुकता किया था तो कहते थे ओल्ड स्कोर्स आर पेड। बाद में जो वाक्य मुहावरा बन गया, जिसका अर्थ केवल पैसे की उधारी नहीं बल्कि भावनात्मक व्यक्तिगत बदला चुकाना भी हो गया, मतलब कि बदला लेना, है ना। दोबारा से देखते हैं स्कोर्स, जो इसका मीनिंग होता था पुराने समय में उधारी या पुराने हिसाब किताब से जुड़ा हुआ भी होता था। पुराने समय में व्यापारियों द्वारा लकड़ी की छड़ पर जो छड़ी होती थी उन पर काट कर नोच बनाए जाते थे, उनको टैली स्टिक्स कहा जाता था। इसका मतलब हो जाता था किसी ने पुराना उधार चुकता किया है तो वे कहते थे ओल्ड स्कोर्स आर पेड। तो कहीं ना कहीं आपका जो पुराना उधार है वो चुकता किसी ने कर दिया है। धीरे धीरे यह मुहावरा बनने लगा, जिसका अर्थ केवल पैसे की उधारी नहीं बल्कि भावनात्मक या व्यक्तिगत बदला चुकाना भी हो गया। कि जैसे हम किसी के पैसे चुकाते हैं, ऐसे ही किसी ने भावनात्मक या फिर व्यक्तिगत कोई एक चीज़ है, कोई एक बदला है, वो भी आपका कोई चुका रहा है, तो वो बदला लेने की सेंस में धीरे धीरे ये मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहा, और अब इसका मीनिंग पूरा पूरा बन गया बदला लेना, है ना। तो हिस्ट्री से आप इसको रिलेट रखेंगे कि कैसे कैसे समय के साथ इसका थोड़ा थोड़ा देखो, चीज़ों का सेंस जो होता है, उसका मीनिंग जो होता है वो उसी डायरेक्शन में जाता है। बस आपको थोड़ा सा उसको अपना जो सोचने का दायरा है वो वाइड करना होता है, तो आप उसके मीनिंग तक पहुंच पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि समय के अकॉर्डिंग वो चीज़ें कैसे धीरे धीरे चेंज होती गई और आज की तारीख में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जैसे पैसों की सेंस में थी, उधारी चुकाने की सेंस में थी, लेकिन धीरे धीरे वो मतलब किसी का मतलब आपसी कोई बदला हो गया, उसको चुकाने की सेंस में वो चीज़ यूज होने लगी। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू पे थ्रू द नोज। अब इसका मीनिंग हो जाता है पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, मतलब कि भारी कीमत चुकाना। अब देखो, यह मुहावरा नॉर्स आक्रमणकारियों के समय से जुड़ा है। अब कोई पूछे नॉर्स ये कौन है, ये स्कैंडिनेवियाई जो लोग होते थे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वाले, उनसे जुड़ा होता था। कहा जाता है जब नॉर्स लोगों ने आयरलैंड पर कब्जा किया तो उन्होंने लोगों पर बहुत अधिक टैक्स लगाया। जिन लोगों ने टैक्स नहीं चुकाया या जो लोग टैक्स नहीं चुकाते थे उनके नाक को काटने की धमकी दी जाती थी, और कभी कभी ये चीज़ कर भी दी जाती थी। इसलिए टू पे थ्रू द नोज का मतलब बन गया सामान्य से अधिक भुगतान करना, कहीं हमारी नाक ना चली जाए। तो नाक खोने के डर से हम अधिक भुगतान कर देते थे, तो वही चीज़ हो जाता था कि बहुत ही ज़्यादा भारी कीमत चुकाना। पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, मतलब किसी का प्राइस से भी ज़्यादा कोई कीमत, भारी कीमत चुका देना। टू पे थ्रू द नोज़, मतलब कि आपका आप नोज़ के थ्रू वो कर रहे हैं, मतलब पेमेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नोज़ के खोने का डर है, तो आप बहुत ही भारी कीमत चुकाएंगे उसके लिए। तो मीनिंग हो जाएगा मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस चुकाएंगे, भारी कीमत किसी चीज़ की चुकाना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू पिक होल्स इन, मतलब कि टू क्रिटिसाइज समवन फाइंडिंग फॉल्ट विद, मतलब हो जाता है दूसरे में बुराई ढूंढना। टू पिक होल्स का मतलब हो जाता है शाब्दिक रूप से कपड़े या किसी सतह में छेद करना। टू पिक होल्स। अब देखो, पिक मतलब कोई चीज़ पिक करना, ये आपको पता ही होगा, और होल्स मतलब छेद, है ना। छेद करने की सेंस में ये यूज़ होता है। धीरे धीरे इसका रूपांतरण मानसिक या विचारात्मक सतह पर हुआ, जैसे किसी की दलील, योजना या विचारों में छेद ढूंढना, मतलब कि उनकी कमजोरियाँ ढूंढना।
ये इडियम कोर्ट की बहस में आलोचना के समय में प्रमुख रूप से यूज़ होने लगा। टू पिक होल्स, तो मतलब आप कहीं ना कहीं दूसरों में बुराई ढूंढ रहे हैं, उनकी गलतियों को ढूंढ रहे हैं, है ना। अब कुछ ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। मान लो आपने कोई शर्ट पहनी है और कोई आपकी शर्ट में मतलब ज़बरदस्ती कोई छेद ढूंढ रहा है कि आपकी शर्ट में कोई छेद मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वो आपकी मतलब बेइज्जती करना चाह रहा है, क्रिटिसाइज़ करना चाह रहा है, ठीक है। समझ सकते हैं आप। टू पिक होल्स इन मतलब कि किसी चीज़ में होल्स मतलब कि छोटे छोटे छेद ढूंढना, तो मतलब मीनिंग हो जाएगा क्रिटिसाइज़ करना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू पिक समवंस पॉकेट। अब ये तो पढ़कर ही पता लग रहा है, चोरी करना, किसी की पॉकेट मारना, हिंदी में भी कहते हैं। टू स्टील समथिंग फ्रॉम द पॉकेट, किसी की जेब काटना। पिक का अर्थ हो जाता है चोरी से कुछ उठाना, है ना। पॉकेट, जेब, यह मुहावरा आमतौर पर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जेब कतरों से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई आपसे चुपचाप पैसे या भावनात्मक लाभ ले जाए। इडियम ईजी है, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। टू पिक समवन पॉकेट, किसी की पॉकेट में से कोई चीज़ पिक कर लेना, कोई चीज़ चुरा लेना। जेब काटना किसी की, देख सकते हैं ये मतलब पर्स को पिक कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू पिक अप द थ्रेड्स। अब मीनिंग हो जाता है टू रिस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, फिर से संभालना कोई चीज़। यह मुहावरा जो है बुनाई सिलाई की दुनिया से निकला है। पुराने समय में जब कोई महिला या कारीगर किसी कढ़ाई या बुनाई को बीच में ही छोड़ देता था और फिर बाद में कुछ समय के बाद में मैं दोबारा वहीं से ही शुरू करता था, तो कहा जाता था कि उसने थ्रेड्स यानी धागे को दोबारा उठा लिया है। बाद में यह शब्द मानसिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में प्रयुक्त होने लगा। जैसे ब्रेक के बाद जीवन जब दोबारा शुरू किया जाता है तो तब ये चीज़ यूज़ होने लगी। मतलब कि पिक अप द थ्रेड्स मतलब कि जैसे इसने धागे को दोबारा कुछ समय के बाद उठाया था, ऐसे ही मतलब उठाकर उसने चीज़ों को दोबारा से शुरू किया था, बुनाई को, सिलाई को। ऐसे ही आपने अपने जीवन में कोई चीज़ छोड़ दी थी कुछ समय के लिए और आपने दोबारा से वो चीज़ शुरू की है, तो मीनिंग हो जाएगा मतलब कि आपने उसको फिर से संभाल लिया है, कोई चीज़ रिस्टार्ट की है, दोबारा से चीज़ें स्टार्ट की हैं, देख सकते हैं। ये मतलब फिर से इसने अपने जो धागे हैं, सुई धागे हैं, वो उठा लिए हैं, तो मीनिंग आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इडियम हो जाएगा हमारा टू पिजन होल, मतलब हो जाता है टू टाइप कास्ट समवन, मतलब कि फालतू का काम देना। अब जो ऑफिस होती है, लाइब्रेरी होती है, इसमें लकड़ी की अलमारियों में छोटे छोटे खाने बने होते हैं। आपने ये कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे, बहुत छोटे छोटे खाने बने होते हैं जिन्हें पिजन होल्स कहा जाता था। इन खानों में कागज़ या पत्रों को वर्गीकृत करके रखा जाता था। जैसे एक प्रकार के पत्र एक खाने में, दूसरे टाइप के दूसरे खाने में। धीरे धीरे यह शब्द मेटाफरिकली मतलब यूज़ होने लगा। जब आप किसी इंसान को एक ही कैटेगरी में रख देते हैं, उसकी संभावनाओं को सीमित कर देते हैं, तो आप उसे पिजन होल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर टाइप कास्ट वर्ड आया। टाइप कास्ट क्या होता है? टाइप कास्ट होता है बार बार कोई सेम रोल प्ले करना, है ना। टाइप कास्ट मतलब कोई आप कहीं रोल प्ले कर रहे हैं, कोई आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो बार बार सेम ही चीज़, आज भी आपने सेम ही चीज़ करी है, अगले दिन भी सेम चीज़ करी है, तो टाइप कास्ट मतलब सेम रोल को बार बार प्ले करना, सेम चीज़ बार बार करना। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको फालतू का काम दिया जा रहा है, आपकी जो आपका दायरा है आप उसको एक्सपेंड नहीं करने दिया जा रहा है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपका करने का तरीका है, वो मतलब एक्सपेंड नहीं हो रहा है, आप एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं। तो टू पिजन होल से आप रिलेट कर सकते हैं, ये पिजन होल होते थे और इसमें मतलब सेम एक ही तरह की चीज़ों को एक ही जगह में एक ही पिजन होल में रखा जाता था। तो मतलब कि टाइप का समवन उसको मतलब फालतू का काम दिया जा रहा है, उसको मतलब एक्सपेंड नहीं होने दिया जा रहा है, सेम चीज़ एक ही चीज़ मतलब बार बार उसके साथ की जा रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको मतलब फालतू का काम दिया जा रहा है। पिजन होल मतलब टाइप कास्ट समवन। तो टाइप कास्ट का मतलब बार बार सेम रोल करना, आप रिलेट कर सकते हैं। पिजन होल, ये पिजन होल होते थे और इनमें मतलब सेम टाइप के लेटर जो होते थे, कागज़ जो होते थे, एक उनके लिए स्पेसिफिक एक पिजन होल होता था, उसमें ही रखे जाते थे। तो टाइप कास्ट समवन, उनको मतलब फालतू का काम दिया जा रहा था, मतलब डेली के डेली एक ही सेम ही काम। आप भी बोर हो जाएंगे अगर आपको सेम काम डेली लाइफ टाइम अगर करना हो, तो वो मतलब फालतू का काम आपको लगने लगेगा। टाइप का समवन इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू प्ले फास्ट एंड लूज, मतलब हो जाएगा टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे या फिर टू बी प्लेफुल, अनैतिक तरीके से व्यवहार करना। अब देखो इडियम की उत्पत्ति देखते हैं। एक पुराने अंग्रेजी खेल से हुई जिसे फास्ट एंड लूज कहा जाता था, जो मेलों में खेला जाता था। इसमें एक चमड़े की पट्टी होती थी जिसे फास्ट या फिर लूज दिखाया जाता था और दर्शकों से कहा जाता था कि वे अनुमान लगाएं यह पकड़ी जा सकती है या नहीं। पर असल में यह एक छलावा, एक ट्रिक, एक धोखा होता था और कोई भी जीत नहीं पाता था। इससे यह मुहावरा बना जो ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होने लगा जो बेईमानी या फिर धोखा करते हैं। अब देखो ये जो फास्ट एंड लूज एक गेम होता था,
ये जो है ना, ये पट्टी ऐसे बांधी जाती थी, ऐसे मोड़ी जाती थी कि मतलब सामने वाले को देखकर लगेगी कि वो कसकर बंधी है ना। फास्ट वर्ड यहाँ पर यूज जो हुआ है, मतलब कसकर बंधी है, लेकिन वो मतलब आसानी से खोल दी जाती थी। ठीक है, तो प्ले फास्ट एंड लूज में वही मतलब आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। गेम होता था, मतलब जैसे आपने भी देखा होगा कई सारे मेलों में ऐसे इस तरह के गेम्स लगे होते हैं जो मतलब जीतना, उनको जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वे पैसे कमाते हैं इस चीज़ से, है ना। लेकिन दर्शकों को जो कस्टमर होते हैं उनको क्या लगता है कि नहीं, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर फास्ट एंड लूज एक ऐसी चीज़ होती थी जिसमें ये जो पट्टी होती थी वो ऐसे बांधी जाती थी कि वो सबको ऐसी लगती थी वो कसकर बंधी है और आसानी से खोली जा सकती है, लेकिन वो आसानी से नहीं खुलती थी। तो कहीं ना कहीं इसने सभी दर्शकों को, जितने भी इसके सामने वाले देख रहे हैं, सबको इसने पागल बनाया और मतलब धोखे की सेंस में इसने सबको रखा। तो मीनिंग हो जाएगा टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे, है ना। तो धोखा करना, अनैतिक तरीके से व्यवहार करना, आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू प्ले सेकंड फिडल, मतलब हो जाता है पोजीशन हैज़ लेसर इंपॉर्टेंस देन एनी बडी एल्सेस। टेक ए सबॉर्डिनेट रोल, मतलब कि दूसरे दर्जे में रहना, महत्वहीन होना। अब देखो यहाँ पर जो ये है ना, पोजीशन हैज़ लेसर इंपॉर्टेंस देन एनीबडी एल्सेस, मतलब कि पोजीशन की जो अहमियत है ना, पोजीशन की अहमियत जो है वो कम है किसी और की तुलना में, एनीबडी एल्सेस। ठीक है, या फिर टेक ए सबॉर्डिनेट रोल, मतलब आप किसी के अधीन हैं, अधीनस्थ हैं, तो सबॉर्डिनेट रोल में है दूसरे दर्जे में रहना, महत्वहीन होना। ठीक है, आप सेकंड पोजीशन पर हैं, कहीं ना कहीं फर्स्ट पोजीशन वाला ही मेन पॉइंट रहता है। इसका संबंध ऑर्केस्ट्रा जो संगीत मंडली होती है उससे है। ऑर्केस्ट्रा में मुख्य संगीत वादक फर्स्ट फिडल होता है, यानी कि मुख्य वायलिन वादक वो ही मेन करेक्टर होता है और बाकी वायलिन वादक सहायक होते हैं, उनको सेकंड फिडल कहा जाता है। तो वहीं से ईडियम निकला। सेकंड फिडल का काम उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, वो उनको मतलब फॉलो करता है जो फर्स्ट फिडल होता है, और वहीं से फिर ईडियम बन गया। मतलब किसी कमतर, मतलब कमतर का मतलब वही हो जाता है किसी सेकंड पोजीशन में होना, किसी से कम होना, है ना। सहायक या गौण भूमिका को दर्शाना इसका मीनिंग हो गया। तो आप रिलेट कर सकते हैं, ये मतलब सेकंड फिडल है और ये फर्स्ट फिडल है ना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं टू पॉप द क्वेश्चन। मीनिंग क्या है? टू प्रपोज मैरिज, मतलब कि शादी का प्रस्ताव रखना। पॉप क्या होता है? अचानक कुछ बोल देना, इसका मीनिंग हो जाता है। ठीक है, अब देखो अच्छी खासी इसके पीछे एक स्टोरी है। लंदन शहर के एक चाय के होटल में एक नौजवान लड़का थॉमस बैठा था, है ना। आप खुद भी सोच सकते हैं, आप हैं, आपकी महिला मित्र सामने है, तो आप दोनों बैठे हैं किसी मतलब चाय के होटल में। तो जो ये थॉमस था वो अपने बचपन की दोस्त एलिजाबेथ से मिलने वाला था। दिल की धड़कनें उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, हाथ में एक अंगूठी थी और मन में एक ही सवाल, विल यू मैरी मी। इसने ये सोच रखा था कि मैं ये सवाल पूछूंगा। थॉमस बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, उसे पता नहीं था कि वह कैसे कहे, क्या शुरुआत करे। प्लान बना रखे हैं, बहुत सारे रिहर्सल कर रखी है, लेकिन जब एलिजाबेथ सामने आई, मुस्कुरा कर बैठी, वो सब भूल गया। आपने भी कहीं ने ये चीज़ फील की होगी, जब सामने हम आते हैं तो सब चीज़ भूल जाते हैं। और फिर अचानक उसने जेब से अंगूठी निकाली और बोल पड़ा, एलिजाबेथ विल यू मैरी मी। तो इतना तेज़ और अचानक तरीके से वो बोला, एकदम झटके से बोला कि बगल में बैठी बूढ़ी औरत की जो चाय थी वो गिर पड़ी। सभी चौंक गए, लेकिन एलिजाबेथ हंस पड़ी और बोली, दैट्स हाउ यू पॉप द क्वेश्चन, है ना। ये मतलब ऐसे, ये इस तरह से तुमने ये क्वेश्चन पॉप किया है ना। उस दिन से जब भी कोई अचानक थोड़ी घबराहट में पूरे दिल से शादी का प्रस्ताव कोई रखता है तो उसे कहते हैं ही पॉप द क्वेश्चन। अब देखो इमेज देख सकते हैं, एलिजाबेथ है, थॉमस है, यहाँ पर एक बूढ़ी औरत है, इसके मतलब इसने मतलब चाय गिर दी, केतली मतलब फेंक दी, ये मतलब एकदम शॉक्ड रह गई। और मतलब यहाँ पर एलिजाबेथ तो हंस रही है। तो आप भी रिलेट कर सकते हैं टू प्रपोज मैरिज, मतलब कि शादी का प्रस्ताव रखना। तो मेरे हिसाब से आप ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट इडियम देखते हैं टू पॉर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर, मतलब कि टू काम ए डिस्प्यूट, मतलब कि झगड़ा शांत करना। अब देखो बाइबल से निकला है, पुराने नाविकों की एक परंपरा से आया है। समुद्र में जब तेज़ लहरें उठती थी तो नाविक कभी कभी पानी की सतह पर तेल डाल देते थे ताकि सतह शांत हो जाए, खासकर तूफान के समय में, है ना। तो वहाँ से ये रिलेट हुआ है किसी चीज़ को शांत करना, जैसे वे पानी को शांत कर रहे थे। देख सकते हैं मतलब ये मतलब एक जो ट्रबल्ड वाटर है, मतलब सुनामी लहरें आ रही हैं, उन पर मतलब तेल गिरा रहे हैं, तेल को उड़ेल रहे हैं ताकि जो वो ट्रबल्ड वाटर है वो शांत हो जाए। ऐसे ही ये चीज़ झगड़ा शांत करने की सेंस में भी यूज़ होने लगी। तो मेरे हिसाब से इडियम आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं टू प्राइम द पम्प, मतलब कि एनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, शुरुआती निवेश करके किसी परियोजना या कार्य को शुरू कर देना।
जब लोग हाथ से चलने वाले पानी के पंप इस्तेमाल करते थे। आप भी रिलेट करना, अगर आप मतलब थोड़ा सा नल वाले कल्चर से बिलोंग करते हैं, आपके घर में नल हुआ करता था पहले, तो आपको एक चीज़ पता होगी, उसमें जो नल नल लगा होता था वो सूख जाते थे। पुराने पंप से पानी लाने के लिए पहले उसमें पंप में थोड़ा सा पानी डालना पड़ता था, है ना, वो उठता नहीं था, उसमें पानी डालते थे, जिससे अंदर की सीलिंग ढीली हो जाती थी, पानी ऊपर खिंच जाता था। इसे प्राइमिंग द पंप कहा जाता था, है ना। बाद में इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में, मतलब और तो फिर तो ये वाइड हो गया, हर जगह यूज़ किया जाने लगा। जैसे पंप में हम पानी डालते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले उसको चलाने के लिए हम उसमें पानी डालते हैं। प्राइम द पंप कहा जाता है उसको, यानी कि शुरुआती निवेश करके किसी परियोजना या कार्य को शुरू कर देना, है ना। तो आप आसानी से इसको भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन, मतलब कि टू चीट समवन, धोखा देना किसी को। जुआ या ताश के खेलों से जुड़ा है, जहाँ खिलाड़ी तेजी से हाथ चलाकर चालाकी से पत्ते बदल देते थे। फास्ट वन, है ना, पुल ए फास्ट वन, तो तेजी से हाथ चलाकर, पुल करके, हाथ पुल करके आपने पत्तों को बदल दिया है और कहीं ना कहीं आपने अपने ओपोनेंट को धोखा दिया है। तो वहीं से ये इडियम निकला है। धीरे धीरे ये प्रसिद्ध होता गया जब इसे किसी को चुपचाप या चालाकी से धोखा देने के लिए यूज़ किया जाने लगा, जैसे कि जादूगर मंच पर फास्ट ट्रिक करता है। जादूगर भी यही करता है और यहाँ पर भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम हो जाता है हमारा टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, टू पुट ए डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है, और थ्वार्ट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, मतलब कि टांग अड़ाना या फिर बाधा डालना। अब देखो, बात ये थी कि मतलब व्हील में, चलते हुए व्हील में आपने स्पोक घुसा दिया है, तो आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने भी बचपन में, मैं एक क्यूरियोसिटी के लिए क्या करता था, साइकिल को स्टैंड पे लगाया, है ना, वैसे वाली जो सिंपल साइकिल आती थी, उसका मतलब टायर घुमा देते थे, तो जो वो फिर मतलब टायर तेज़ी से घुमा के उसमें लकड़ी डाल देते थे, तो मतलब वो बहुत झटके से मतलब स्पोक भी टूट जाते थे कभी कभी। वही चीज़ है, मतलब टांग अड़ा दी और बाधा डालना, ठीक है। आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। जब गाड़ियाँ लकड़ी के पहियों से चलती थी, अगर कोई व्यक्ति किसी के पहिए में लोहे या लकड़ी की स्पोक, तिरछी छड़ डाल देता था, तो वह पहिया रुक जाता था। इसलिए टू पुट ए स्पोक इन समवन व्हील्स का मतलब हो जाता था जानबूझकर किसी के प्रयासों को बाधित करना। देख सकते हैं, है ना, आप रिलेट कर सकते हैं, ये भी इजी इडियम हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू पुट एन एंड टू, मतलब कि स्टॉप, समाप्त करना। ये तो पढ़कर ही पता लग रहा है, एंड का मतलब हो जाता है समापन। जब कोई कहता है टू पुट एन एंड टू, तो वह किसी गतिविधि, विवाद या व्यक्ति के प्रभाव को संपूर्ण रूप से रोक देने की बात कर रहा है ना, रोक देने की बात कर रहा है, टू पुट एन एंड टू, है ना। देख सकते हैं, ये भी रोक रहा है, हाथ कर रहा है, आयरन मैन जैसा लग रहा है, तो रिलेट कर सकते हैं आप, मतलब ऐसा पोस्चर है इसका कि ये चीज़ों को रोक रहा है, समाप्त कर रहा है ना। टू पुट एंड टू, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, टू पुट इन ए नटशेल। ये नटशेल भी मैंने आपको पहले बता रखा है, टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइजली, मतलब कि संक्षेप में रखना। अब देखो, प्राचीन रोम और यूनान से आया है, माना जाता है। प्लिनी, जो रोमन ऑथर थे, उन्होंने एक किताब के बारे में लिखा था कि वह इतनी छोटी थी कि एक नटशेल, जो अखरोट का खोल होता है, उसमें भी समा सकती है। बाद में यह विचार लोकप्रिय हुआ, अगर कोई बात इन ए नटशेल कही जाए तो वह अत्यंत संक्षेप में कही हुई है। हाँ, देख सकते हैं, अखरोट है, नटशेल है, उसके अंदर एक किताब है, यही चीज़ का इन्होंने मतलब उल्लेख किया था, इन्होंने डिस्क्राइब की थी ये चीज़। तो आप रिलेट कर सकते हैं इस हिस्ट्री से, इस कंटेक्स्ट से, कि नटशेल में कोई चीज़ रखी गई है तो वो मतलब संक्षेप में है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है इडियम टू पुट वन आउट ऑफ काउंटेनेंस, मतलब कि टू मेक वन फील अशेम्ड, मतलब कि लज्जित करना। अब जो ये काउंटेनेंस होता है, ये क्या होता है, ये इसका मतलब हो जाता है चेहरा या फिर चेहरे की भाव भंगिमा। मतलब क्या होता है, मतलब मुखाकृति। तो मतलब हो जाता था, मतलब आपका चेहरा क्या क्या कह रहा है, आपका चेहरे की मतलब हाव भाव कैसे हैं, है ना। पुराने समय में जब किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित या शर्मिंदा किया जाता था, तो उसका चेहरा देखने लायक नहीं रह जाता था, यानी वह व्यक्ति अपनी काउंटेनेंस खो देता था। प्राचीन दरबारों में यदि कोई दरबारी राजा के किसी प्रश्न का उत्तर न दे पाए या भूल जाए, तो अन्य दरबारियों के सामने उसकी स्थिति शर्मनाक हो जाती थी। इसी से यह मुहावरा बना, टू पुट समवन आउट ऑफ काउंटेनेंस, मतलब कि उसे शर्मिंदा या असहज बना देना, ठीक है। काउंटेनेंस आप समझ चुके होंगे, चेहरा, मुखाकृति, उसकी जो हाव भाव है। आउट ऑफ, पुट वन आउट ऑफ काउंटेनेंस, मतलब कि उसके हाव भाव से उसको आउट कर देना, है ना, तो मतलब कि आपने उसको लज्जित कर दिया है, अशेम्ड कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इमेज से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ, टू एक्सीडेंटली एम्ब्रास और अपसेट समवन, गलती से किसी को शर्मिंदा कर देना। अब देखो, इसका शाब्दिक अर्थ तो ये कहता है कि कोई अपने ही मुंह में पैर डाल ले, जो कि एक असंभव और अजीब चीज़ होगी,
है ना। मुंह में पैर डालने का मतलब तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब भी हो जाएगा, असंभव भी हो जाएगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये स्थिति दर्शाने के लिए मुहावरा बना कि जैसे किसी सभा, पार्टी या बैठक में यदि कोई व्यक्ति भावनाओं या फिर तथ्यों की परवाह किए बिना कुछ ऐसा बोल दे जो सामने वाले को चुभ जाए तो वह खुद को शर्मिंदा कर बैठता है। यानी इस इडियम की मूल भावना यही है कि मानो जैसे किसी ने अपने मुंह में पैर डाल लिया है ना। अजीब चीज़ होगी, बहुत ज़्यादा मतलब शर्मिंदा करने वाली चीज़ होगी। देखो सभी हंस भी रहे हैं, आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब गलती से किसी को शर्मिंदा करना, है ना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू पुट वंस हैंड टू प्लो। प्लो का मतलब क्या हो जाता है, हल चलाना, ठीक है। अब पुट रखना, लगाना, है ना, उठाना, कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। अब हल को अपने ही हाथों से मतलब चलाना, उठाना। टू टेक अप डिफ़िकल्ट टास्क, आपने डिफ़िकल्ट टास्क ले लिए हैं। गेट बिजी वर्किंग, मतलब आप अपने काम में व्यस्त हैं। पुराने समय में हल चलाना एक कठिन कार्य होता था जिसमें दोनों हाथों से नियंत्रण बनाना पड़ता था। अगर किसान पीछे मुड़ जाए या फिर इधर उधर उसका दिमाग हो जाए तो उसकी जो सीधी लाइन थी वो बिगड़ जाती थी। इसी विचार से इडियम बना, जो भी कार्य शुरू करो पूरे मन समर्पण से करो, पीछे मुड़कर मत देखो। टू पुट वंस हैंड टू प्लो, है ना, अपना जो हाथ है वो अपना मतलब हल जोतने में अपने हाथों को लगाना। तो आप कहीं ना कहीं अपने काम में व्यस्त हैं, आप मतलब डिफ़िकल्ट टास्क तो है ही और साथ में ही आप बिजी भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं टू पुट समवन टू स्वॉर्ड, मतलब कि टू स्ले और एग्जीक्यूट समवन, किसी को तलवार से मारना। अब देखो पुट समवन ऑन स्वॉर्ड, तलवार पर किसी को रख देना, तो सीधा सीधा मीनिंग निकल रहा है कि आप किसी को मार रहे हैं। मध्यकालीन युद्ध और बाइबल से निकला है। पुराने युद्धों में जब कोई शहर जीत लिया जाता था तो पराजित लोगों को तलवार के हवाले कर दिया जाता था, या तलवार पर बिठा दिया जाता था, या तलवार पर रख दिया जाता था, यानी कि लोगों को मार दिया गया है, ठीक है। रिलेट कर सकते हैं आप आसानी से, इडियम इजी है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू पुट समथिंग ऑन होल्ड, टू पोस्टपोन समथिंग। इजी इडियम है, ऑन होल्ड, आपने चीज़ें होल्ड पर रख दी है। होल्ड वैसे ये जो इडियम निकला है टेलीफोन से निकला है, उस पर ही होल्ड वर्ड यूज़ किया जाता था, मतलब कि बातचीत अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रुक गई है ना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू पुट अप विद, फ्रेजल वर्ब है। टॉलरेट मतलब कि सहन करना, पुट अप का अर्थ हो जाता है सहन करना, बर्दाश्त करना। विद जोड़कर यह वाक्यांश बन गया टू पुट अप विद समथिंग, यानी किसी नकारात्मक चीज़ को भी झेल जाना। वैसे पुट अप कोई चीज़ उठाना भी होता है, मतलब कोई चीज़ हम पुट अप करते हैं, है ना, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है, सीधा सीधा सा इसका कोई भी मतलब सिर पैर तो नहीं होते। आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, बाद में इसको देखेंगे, आप रिवाइज करने के लिए इसको स्टार मार्क जरूर करें, ठीक है। मतलब कि देखो जैसे ये सहन कर रही है अपने बच्चे को, अपने जो ये जानवर रखा है सबको, मतलब ये सहन कर रही है या कर रहा है जो भी है। तो टू पुट अप विद मतलब कि टॉलरेट करना, सहन करना, इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू क्विट ऑन समवन, टू स्टॉप हेल्पिंग समवन स्पेशली व्हेन द सपोर्ट इज नीडेड। जब ज़रूरत है उसको तब आप उसका साथ छोड़ रहे हैं, मतलब उसकी सहायता करना छोड़ रहे हैं। क्विट का मतलब हो जाता है रुक जाना, छोड़ देना किसी चीज़ को। ऑन समवन जोड़ने से इसका अर्थ जो निकलता है, आपने किसी व्यक्ति को मझदार में छोड़ दिया है। बीच मतलब उसको ज़रूरत थी आपकी, आपने छोड़ दिया है। ये एक्सप्रेशन स्पोर्ट्स में, रिश्तों में बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, जब कोई साथी कठिन समय में किसी का साथ छोड़ दे। जैसे यहाँ पर भी आप रिलेट कर सकते हैं, साथ छोड़कर चला गया, ठीक है। टू क्विट ऑन समवन मतलब कि छोड़ देना या रुक जाना, हेल्प करने से, किसी चीज़ की हेल्प करने से रुक जाना। नेक्स्ट इडियम है टू रेज डस्ट, मतलब कि टू कॉज डिस्ट्रप्शन और कन्फ्यूज़न, है ना, अशांति या भ्रम को पैदा करना। अब ये घुड़सवारी से आया है, पुराने यात्रा के समय से आया है। जब कोई व्यक्ति तेज़ी से घोड़ा या गाड़ी दौड़ाता था तो धरती पर धूल उड़ती थी। आज भी आप देख सकते हैं, कहीं अगर रेत पड़ा हो और गाड़ी कहीं से निकल जाए तो धूल उड़ जाती है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह निकला कि जहाँ तेज़ गति होती है वहाँ हलचल, ध्यान खींचने वाली घटना जरूर होती है। जैसे देख सकते हैं, मतलब हवा की रफ्तार से मतलब बहुत तेज़ी से जा रहा है और पीछे धूल उड़ाता हुआ जा रहा है, तो ये डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा, डिस्ट्रप्शन पैदा कर देगा, कन्फ्यूज़न पैदा कर देगा। तो आप रिलेट कर सकते हैं टू रेज ए डस्ट, धूल उड़ाना, धूल उड़ाते हुए आप जा रहे हैं तो आप अशांति को क्रिएट कर रहे हैं, है ना, आपने शांति को भंग कर दिया है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू रेज द विंड, मतलब हो जाता है टू ऑब्टेन द नेसेसरी फंड्स, मतलब कि आवश्यक धन को जुटाना। अब देखो टू रेज द विंड, रेज वैसे उठाना होता है, लेकिन इसकी सेंस जो बनेगी मतलब हवा को ग्रैब करना। अब देखो नाविक और समुद्री यात्राओं से जुड़ा है। रेज द विंड का जो नॉटिकल फ्रेज था, जिसका मतलब था जल्दी से यात्रा शुरू करने के लिए हवा पैदा करना। वही चीज़ है, हवा पैदा तो नहीं कर सकते लेकिन हवा को ग्रैब करना, यानी साधन जल्दी जल्दी जुटाना। धीरे धीरे इसका रूपांतरण हुआ और इसका मतलब हो गया पैसे या संसाधन को जुटाना।
बाकी ये सभी तो आप अवॉइड कर सकते हैं। सीधा सा आपको देखना है रेज द विंड, मतलब कि आपने हवा को उठाया है, आपने हवा को ग्रैब किया है। क्योंकि देखो ये जो थे सेलिंग शिप थे, ये हवा से ही चलते थे। कई बार मैंने आपको बता रखा है, हवा पीछे से इन पर आती थी, तभी ये मतलब प्रेशर पड़ के आगे बढ़ते थे। ठीक है, अब रेज द विंड, आपने हवा को उठाया है, आपने हवा को मतलब इन सेल्स के थ्रू उठाया है, ग्रैब किया है। तो कहीं ना कहीं आपने साधन जुटाए हैं अपनी शिप को आगे बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे इसका मतलब फंड के रूप में भी होने लगा। मतलब कि आपने चीज़ों को, जैसे साधन थे ना मैं, तो साधन में आप उसमें धन को रिलेट कर सकते हैं, आपने धन को जुटाया है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है टू रोल आउट द रेड कारपेट टू गिव ए ग्रैंड वेलकम, मतलब कि भव्य स्वागत करना। रेड कारपेट आप इससे आप रिलेट भी कर सकते हैं। शुरुआत हुई ग्रीक राजा से, जब उनके लिए एक लाल कपड़ा जमीन पर बिछाया गया था ताकि वह उस पर चलकर महल में प्रवेश करें। आधुनिक रूप में 1902 में न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड ने अपने वीआईपी यात्रियों के लिए ट्रेन से उतरते समय लाल कालीन बिछाना शुरू किया था, रेड कारपेट, जिससे ये एक राजसी और भव्य स्वागत की परंपरा बन गई, रेड कारपेट को बिछाना। ठीक है, तो ये अब ईडियम अक्सर सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस, जो डिग्नेटरीज हैं, उनके स्वागत में ये यूज़ किया जाता है। आपको भी पता होगा, रेड कारपेट आपने देखा ही होगा। मतलब किसी का बहुत ही ज़्यादा भव्य स्वागत करने के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। नेक्स्ट इडियम है टू रब सॉल्ट इन समवन्स माउंड। अब घाव पर आप नमक को रब कर रहे हैं, तो जले पर नमक छिड़क रहे हैं। टू मेक ए बैड और पेनफुल सिचुएशन वर्ड्स, और भी ज़्यादा वर्ड्स कर देना। चिकित्सीय प्रणाली से आया है। पुराने समय में जब घाव हो जाते थे तो संक्रमण से बचने के लिए उसमें नमक लगाया जाता था। क्योंकि उन दिनों हमारे पास जितनी सारी दवाइयाँ हैं, चीज़ें हैं, ये सभी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती थी, तो उस समय नमक लगाया जाता था। हालांकि जो नमक होता है एंटीसेप्टिक की तरह काम करता था, लेकिन यह घाव में बहुत दर्द, एक जलन पैदा करता था। इस वजह से अगर किसी को पहले से ही चोट लगी हो और उसमें फिर से नमक लगाया जाए तो उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता था। तो आपने कहते हुए भी सुना होगा, जले पर नमक छिड़कना, मतलब आपका जो घाव है वो आप उसको और भी ज़्यादा बेकार कर रहे हैं, बदतर उसकी हालत बना रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है टू रन अक्रॉस। ये भी फ्रेजल वर्ब है। टू मीट बाय चांस, अचानक मिलना, संयोग से मिलना। रन अक्रॉस का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ के सामने से दौड़ते हुए निकल जाना, रन अक्रॉस, है ना। लेकिन इसे रूपक के रूप में इस्तेमाल किया गया, मतलब किसी से अचानक मिलना, जैसे रास्ते में दौड़ते दौड़ते कोई मिल गया हो, है ना। आप रन कर रहे हैं किसी के सामने से, अक्रॉस मतलब कि किसी के सामने से निकले हैं दौड़ते दौड़ते और अचानक कोई आपको मिल गया, तो इसका मीनिंग वही हो गया, अचानक मिलना, है ना। इसका संबंध हमारे दैनिक जीवन की व्यस्तता से है, जहां हम सभी रन कर रहे हैं, और अक्रॉस यानी आमने सामने कोई चीज़ या कोई व्यक्ति जब सामने आ जाता है तो कहा जाता है अचानक मिलना, मतलब कि रन अक्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा टू रन अमक, मतलब हो जाता है टू रन अबाउट इन ए फ्रेंजी, मतलब कि सिर पर खून सवार होना, नियंत्रण से बाहर हो जाना कोई चीज़। अमक क्या होता है? अमक मतलब, अमक एक मलेशियाई शब्द है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मतलब ये मलेशिया की लैंग्वेज से आया है। अमक का मतलब हो जाता है उन्मादी, पागलपन, है ना। कहते हैं ना सिरफिरा हो गया, तो मतलब सनक एक उत्पन्न हो जाना। बाकी फ्रेंजी भी ये वही है, मतलब कि उन्माद, आवेश, किसी के अंदर सनक पैदा हो जाना। अब देखो, यूरोपीय यात्रियों ने नोट किया कि कभी कभी स्थानीय लोग अचानक हिंसक हो जाते थे और लोगों पर हमला कर देते थे। इसे रनिंग अमक कहा गया। यह बात ब्रिटिश और डच औपनिवेशिक लेखों में दर्ज की गई और धीरे धीरे ये मतलब मुहावरा बन गई, वहीं से ही इसका ओरिजिन हुआ है। मलेशियाई लैंग्वेज से आया है। मतलब कुल मिला के आपको इसका मीनिंग याद करना पड़ेगा। अमक का मतलब हो जाता है पागलपन में हिंसा कर देना, उन्मादी हो जाना, सनक पैदा कर देना अपने अंदर। तो रिलेट कर सकते हैं, उन दिनों कुछ कुछ लोग जो थे वे मतलब हिंसक हो जाते थे अचानक ही, तो वहीं से ये इडियम बना है। जैसे देख सकते हैं, ये जो बंदर है ये भी अमक हो गया है, मतलब पागल, सनकी हो गया है। ये मतलब सभी को काटने को दौड़ रहा है, मतलब खाना, मतलब फल को छीन छीन कर भाग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं टू रन अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन, टू डू मैनी थिंग्स इन ए डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब कि अव्यवस्थित तरीके से काम करना। अब देखो, एक मतलब ट्रुथ, इसमें एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो ये है, जब मुर्गी होती है ना, जब उसका सिर काट दिया जाता है तो उसका आधा शरीर, है ना, जो नीचे का शरीर होता है, वो कुछ समय तक काम करता है, अंधाधुंध इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि उसकी नसें, मांसपेशियाँ कुछ समय के लिए सक्रिय रहती हैं। जैसे छिपकली भी होती है ना, उसकी पूँछ जब कट जाती है तो उसकी जो पूँछ है, वो कटी हुई पूँछ भी काफ़ी टाइम के लिए मतलब वो हिलती रहती है। यह दृश्य बेहद अराजक और अनियंत्रित लगता है। इसी स्थिति को देखकर ये मुहावरा बना कि जब कोई व्यक्ति घबराहट में
बिना किसी योजना से मतलब कोई भी उसके पास योजना नहीं है, इधर उधर मतलब वो सोचता रहता है, मतलब परेशान होता रहता है, भागता रहता है, तो अव्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है, तो इसको मतलब तभी से मुहावरा बन गया टू रन अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन, मतलब कि जिसका सिर नहीं होता वो तब भी मतलब इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि दिखता तो कुछ है नहीं, सिर तो गायब हो गया, लेकिन नीचे की बॉडी उसकी तब भी एक्टिवेट रहती है, इधर उधर भागता रहता है, मतलब कि अव्यवस्थित तरीके से किसी चीज़ को करना, इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है टू रन वन डाउन, पढ़कर ही पता लग रहा है, रन डाउन किसी को नीचा दिखाया जा रहा है। टू डेस्परेट समवन, किसी को नीचा दिखाना। रन डाउन का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को नीचे गिराना, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, किसी भी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे मतलब वही चीज़ है, मतलब एक्सपेंड होता गया। अब इसका अर्थ हो गया टू टीयर समवन डाउन विद वर्ड, मतलब कि बातों से किसी को तोड़ देना, बिल्कुल अंदर से उसको मतलब ख़त्म कर देना। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं आप देख सकते हैं, मतलब ये भी मतलब टूट चुका है बिल्कुल अंदर से, किसी को आपने मतलब इन्होंने सभी ने उसको नीचा दिखा दिया है ना, रन डाउन किया है उसको। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू स्केल अप। स्केल अप पढ़कर पता लग रहा है किसी चीज़ का स्केल अप किया जा रहा है। टू इंक्रीज द साइज, साइज बढ़ाया जा रहा है, अमाउंट बढ़ाया जा रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ, किसी की मतलब जो इंपॉर्टेंस है उसको बढ़ाया जा रहा है। आधुनिक मुहावरा है जो व्यापार और टेक्नोलॉजी की दुनिया से आया है। स्केल का मतलब हो जाता है माप या आकार, अब जोड़ने से वह दर्शाता है कुछ चीज़ों को बड़े स्तर पर ले जाया जा रहा है। विशेष रूप से स्टार्टअप, फैक्ट्री, उत्पाद प्रक्रियाओं से इसका रिलेशन है, मतलब कि स्केल अप आप अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको बढ़ा रहे हैं, उसके अमाउंट, उसके साइज़ को आप बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है टू सेट असाइड, मतलब कि टू मूव साइडवेज, मतलब कि अलग रख देना। अब देखो कानून न्याय प्रणाली से ये रिलेटेड है। अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में यदि कोई जज किसी आदेश को सेट असाइड करता था तो वह उसे निरस्त या स्थगित करता है, मतलब कि अभी उसको थोड़ी देर के लिए साइड रख दो, जैसे कहते भी हैं हम। सेट का मतलब हो जाता है रखना, असाइड मतलब एक और, मतलब एक और आप इसको रख दो, बाद में देखेंगे। तो टू सेट असाइड का अर्थ बन जाता है किसी चीज़ को फिलहाल एक तरफ रख देना, ताकि आगे किसी और चीज़ पर ध्यान दिया जा सके, इसको बाद में देखेंगे, मतलब कि जो ज़रूरी नहीं है उसको बाद में देखेंगे। सेट असाइड, आपने उस चीज़ को अलग रख दिया है। नेक्स्ट इडियम हो जाता है हमारा टू सेट द थेम्स ऑन फायर, मतलब कि टू डू ए हीरोइक डीड, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, मतलब हीरोइक डीड कर देना, मतलब हीरो के जैसे हीरो लोग होते हैं वो बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर देते हैं, तो वही डीड करना, वही काम करना। टू डू वंडरफुल और एक्साइटिंग थिंग्स, मतलब कुछ वंडरफुल एक्साइटिंग थिंग्स करना। टू कॉज ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, अद्भुत या रोमांचक कार्य कर देना। अब देखो ये जो थेम्स है ना, ये टेम्स आपने सुना होगा, थेम्स नाम आपने सुना होगा, लंदन की एक बहुत ही फेमस नदी है। जैसे हमारे इंडिया की हो जाएगी गंगा हो जाती है, उधर साउथ में गोदावरी हो जाती है, कावेरी हो जाती है, सभी मतलब कृष्णा हो जाएगी, ये सभी यहाँ पर काफ़ी सारी हैं। ऐसे ही लंदन में जो फेमस नदी है वो थेम्स है। अब देखो इस इडियम में वही चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। इसका वास्तविक अर्थ कोई असंभव या बेहद चुकाने वाला कार्य करना है। देखो इसमें कहा गया है कि थेम्स में आग लगा देना। जब लोग चमत्कार की तरह किसी कार्य को नदी जो थेम्स थी उसमें आग लगाने जैसा असंभव मानते थे, तब ये यूज़ किया जाता था। अगर कोई कह रहा है कि थेम्स में आग मैंने सेट कर दी है या फिर मैं उसमें आग लगाऊंगा, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत या फिर एक असंभव काम की तरह से ये मतलब ट्रीट होगा। तो उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, कोई भी अद्भुत काम करना, रोमांचक कार्य करना, है ना, कि जैसे आपने थेम्स रिवर में भी आग लगा दी हो। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं, इडियम इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू शेक इन वंस बूट्स या फिर शूज़। अब देखो पैर कांपना हिंदी में आपको सबको पता होगा, वहीं से रिलेट करेंगे, किसी के बूट काँप रहे हैं, शूज़ काँप रहे हैं। टू बी अफ्रेड, भयभीत होना, भीगी बिल्ली बन जाना, वही सैन्य जीवन से आया है ना। सैनिक जब युद्ध क्षेत्र में जाते थे, दुश्मन से सामना होता था, डर के मारे उनके पैर कांपने लगते थे, वहाँ से आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं, इडियम ईजी है। नेक्स्ट इडियम है टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू एस्केप, रन अवे, 9-2-11 हो जाना, भाग जाना। अब देखो जब कोई व्यक्ति डर के मारे पीछे किसी का पीछा छुड़ाकर भागता है या डर के मारे भागता है, तो उसके पैरों की एड़ियाँ दिखाई देती हैं। देखो जैसे भागा जा रहा है, इसकी पैरों की जो एड़ियाँ हैं वो अच्छे से दिखाई देगी, क्योंकि जब आदमी तेज़ भागता है तो वो कहीं ना कहीं पंजों पर ही भागता है। वही चीज़ है क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब है वह इतनी तेज़ी से भागा कि उसके पीछे जो एड़ियाँ हैं वो ही साफ दिख रही थी, वो भी बिना किसी गंदगी के, यानी कि साफ़ सुथरी थी, क्योंकि भागने में ज़मीन को छूने का समय नहीं मिलता है एड़ियों को। ठीक है, पंजों के बल ही वो भागा जा रहा है। तो टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब कि भाग जाना, है ना।
तो आप रिलेट कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट इडियम है टू शन, मतलब कि टू अवॉइड डेलिबरेटली एंड स्पेशली हैबिचुअली, मतलब कि जानबूझकर दूर रहना। अब देखो, वैसे तो जो शन वर्ड है मतलब कि अवॉइड करना, इसका हमने ट्रिक सुन से बना रखी है। सुन, है ना, पहले की वीडियो आपने देखी होगी तो पता होगा, मतलब कि सुन, बार बार इस चीज़ को अवॉइड मत कर। तो इसमें अवॉइड हम इसमें मीनिंग निकाल लेंगे। टू शन का मतलब हो जाता है अवॉइड करना किसी चीज़ को जानबूझकर। अब देखो, इसका मतलब था घृणा करना, दूर रहना। ये इडियम खासकर धार्मिक और सामाजिक बहिष्कार के लिए यूज़ होता था। अब देखो, प्यूरिटेनिकल समाजों में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन नहीं करता था, प्यूरिटेनिकल मतलब जहाँ पर सख्ताई से, कड़ी मतलब रीति रिवाजों से उनका मतलब पालन किया जाता था, प्यूरिटेनिकल समाज कहा जाता था। और जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन नहीं करता था उसे समुदाय से शन किया जाता था, मतलब अवॉइड कर दिया जाता था, यानी उसका पूर्ण सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इस सब ने बाद में व्यापक व्यापक सामाजिक दूरी और अनदेखी का रूप ले लिया। तो इसका मतलब हो जाता है टूशन का मतलब आपको अवॉइड कर दिया गया है, समाज से बेदखल कर दिया है ना। तो रिलेट कर सकते हैं आप देख सकते हैं शन, सीधा सीधा आप वर्ड से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एक सिंपल सा वर्ड है, उसको आपको याद करना है तो इडियम भी आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू सिट एट द फीट ऑफ समवन। आप किसी के पैरों में बैठे हैं। टू अटेंड अपॉन एज समवंस डिसाइपल, मतलब कि डिसाइपल का मतलब अनुयायी हो जाएगा या फिर विद्यार्थी। किसी का शिष्य बनना, किसी के पैरों में आप बैठे हैं तो आप उसके शिष्य हैं। बाइबल से निकला है या फिर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से आया है। पुराने जमाने में छात्र अपने गुरु के पैरों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे। प्राचीन भारत में भी विद्यार्थी गुरुकुल में आचार्य के चरणों में बैठकर वेद शास्त्र सीखते थे। इस इडियम का प्रयोग सम्मान, समर्पण और सीखने की भावना दर्शाने के लिए यूज़ होता था। देख सकते हैं आप जैसे ये इनके पैरों के पास बैठे हैं। ये थोड़ा सा वैसे ऊंचाई पर बैठते थे, सभी जो विद्यार्थी हैं उनके पैरों में बैठते थे, मतलब ये सभी इनके शिष्य हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू स्लीप लाइक ए लॉग, मतलब हो जाता है टू स्लीप साउंडली, गहरी नींद में सोना। कहते हैं ना, घोड़े बेचकर सोया हुआ है। लॉग क्या होता है? लॉग होता है एक लकड़ी का आप एक गट्ठा कह सकते हैं, जो इसमें एक शेप्ड ना हो, है ना। अब लॉग जो होता है पूरी तरह से स्थिर होता है, जड़ होता है, उसमें कोई भी हलचल नहीं होती। इसी से प्रेरित होकर कहा जाने लगा, जब कोई इंसान बिना हिले डुले गहरी नींद में होता है तो वह स्लीपिंग लाइक ए लॉग होता है, मानो कि वह एक लॉग की तरह पड़ा है। मतलब कि एक लकड़ी का पूरा हिस्सा होता था, तो ऐसे ही उसी लॉग की तरह कोई आदमी सो रहा है, मतलब घोड़े बेचकर सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है। तो गहरी नींद का वर्णन ये इडियम करने लगा। आप देख भी सकते हैं, ऐसे सो रहा है मानो ये लॉग बन गया है। लॉग क्या होता है? मतलब कि एक अनशेप्ड वुड। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं टू स्मेल ए रैट। पहले भी आया है। सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसीट, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, आपने कुछ मतलब एक आभास, आपको गलत होने का आभास हो रहा है। शक होना, दाल में काला होना। अब देखो, लोग मानते थे कि जब किसी बंद जगह से बदबू आती है तो ज़रूर कोई मरा हुआ चूहा वहाँ पर छिपा हुआ है ना। घरों में भी आपने ये चीज़ फील की होगी। धीरे धीरे स्मेल ए रैट का मतलब हो गया कुछ गड़बड़ लगना है, यानी बिना किसी ठोस प्रमाण के ही धोखे का आभास होना, है ना। जैसे मरे हुए चूहे की आपको स्मेल आ जाती है तो आप उस स्मेल से ये अनुमान लगा लेते हैं कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुई है, मतलब कि चूहा मर चुका है। तो ऐसे ही ये चीज़ मतलब धोखे का आभास कराने की सेंस में यूज़ होने लगी। इडियम ईजी है, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए आपको इसमें। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू साउंड रेड अलर्ट। ये भी इजी हो जाएगा। रेड अलर्ट तो आपको पता ही होगा, चौकन्ना, खतरे की घंटी। टू राइज एन अलार्म, मतलब हो जाएगा खतरे की घंटी बजाना, चौकन्ना करना। सीधा सीधा सा आप इसको रिलेट कर पाएंगे। इडियम इजी है। नेक्स्ट इडियम हो जाएगा हमारा टू सो द ड्रैगन्स टीथ, मतलब टू एक्ट फुलिशली, मतलब कि बेवकूफ़ी भरा काम जिससे परेशानी उत्पन्न हो जाए। अब देखो, यूनानी पौराणिक कथा पर यह आधारित है। राजा कैडमस जो थे, इनको एक बार एक अजगर जो ड्रैगन को मारना पड़ा था, जो एक झरने की रक्षा करता था। देवी एथना जो थी, उन्होंने आदेश दिया था कि उस अजगर के दांतों को ज़मीन में बो दे, मतलब कि सौ कर दे। जब कैडमस ने ऐसा किया तो उन दांतों से पूरे सैनिक उगाए, पूरे के पूरे सैनिक उगने लगे उसके दांतों से। उन्होंने आपस में लड़ाई कर दी, जितने भी सैनिक उगे थे, जितने दांत उसने बोए थे, उन सभी सैनिकों ने आपस में लड़ाई कर दी। अंत में कुछ ही सैनिक बचे और बाद में कैडमस के राज्य की नींव बनी। तो देखो, काम तो किया उसने, लेकिन वो बेवकूफ़ी भरा काम रहा। बाद में उसी को ही बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। ठीक है, देख सकते हैं इसने जो वो ड्रैगन था, अजगर था, उसके मतलब दांतों को बो दिया था
और ये देवी एतना थी। और मतलब सभी के सभी ये जो सैनिक हैं ये सभी उगने लगे, बाद में यही लड़ने लगे। और मतलब वो बेवकूफ़ी भरा काम साबित हुआ, क्योंकि सभी के सभी आपस में लड़ने लगे, परेशानी क्रिएट हो गई। ठीक है, टू शो द ड्रैगन्स टीथ। अब आपको ड्रैगन याद रखना है, ये एक ड्रैगन था, अजगर। वैसे आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो सीधा सीधा ड्रैगन आप इसमें रिलेट करें। ड्रैगन के जो टीथ थे वो आपने बो दिए थे और फिर मामला ख़राब हो गया था, परेशानी हो गई थी। नेक्स्ट इडियम है टू स्पीक वंस माइंड, मतलब हो जाता है टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स, वॉइस वंस थॉट्स प्लेनली, मतलब कि मन की बात कहना, अपने जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस करना। पुराने समय में माइंड का अर्थ केवल सोच या विचार नहीं बल्कि दिल की भावना से भी था। टू स्पीक वंस माइंड का मतलब होता था अपने विचारों, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना। ठीक है, तो सीधा सीधा सा आप इसको रिलेट कर सकते हैं, मन के अंदर आपके जो विचार हैं उन सभी को मतलब एक्सप्रेस कर देना। टू स्पीक वंस माइंड मतलब कि जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उनको बोल देना, मन की बात कह देना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू स्टैंड ऑन हिज फीट, अपने पैरों पर खड़ा होना, ये भी सिंपल हो जाएगा। टू बी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, सीधा सा इडियम है, इजी इडियम है। नेक्स्ट इडियम है टू स्टैंड वंस ग्राउंड, रिफ्यूज़ टू यील्ड, मतलब कि हार मानने से अस्वीकार कर देना, हार को मतलब मना कर देना, हार ना मानना। रिफ्यूज़ टू चेंज योर ओपिनियन, मतलब कि मना कर देना अपना विचार बदलने से। हार मानने से इनकार कर देना, अपने विचार न बदलना। सैन्य रणनीति से जुड़ा है, पुराने युद्धों में जब सैनिक पीछे हटने से मना करते थे और दुश्मन के सामने मजबूती से टिके रहते थे तो कहा जाता था उन्होंने अपने ग्राउंड पर पकड़ बना रखी है। ठीक है, मतलब कि वे अपने ग्राउंड पर स्टैंड हुए हुए हैं, टिके हुए हैं, मतलब कि हार नहीं मान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा टू स्टेव ऑफ, पोस्टपोन मतलब कि टाल देना। अब देखो सेलिंग नौकायन से ही आया है। स्टेव का अर्थ हो जाता है लकड़ी की छड़ या फिर डंडा, ये जो स्टेव होता है। ठीक है, अब देखो जब नाव में छेद हो जाता था तो जो नाविक होता था लकड़ी के टुकड़े जो स्टेव्स होते थे उन्हीं को ही उन छेद में फिट करके पानी को अंदर आने से रोकने की कोशिश करता था, यानी वे नाव को डूबने से अस्थायी रूप से बचाते थे। इसी क्रिया को टू स्टेव ऑफ कहा जाता था। ठीक है, अब देखो मतलब स्टेव ऑफ का मतलब हो जाता है आपने परेशानी को टाल दिया है। जो उसकी नाव में पानी, जैसे देख सकते हैं इसकी नाव में पानी भरता जा रहा है, इसकी जो स्टेव थी वैसे तो ये नहीं है, ये जो पूरी की पूरी स्टेव है, और इसने उस होल में इसको फिट करना चाह रहा है, मतलब ताकि पानी जो है वो बहुत धीमी रफ्तार से अंदर आए। ठीक है, पूरा तो रोक नहीं पाएगा, और कोशिश तो आदमी अच्छे की करता है, पूरा रोक नहीं कर रहा है, तो मतलब इसने मुसीबत को टाल दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू स्टील ए मार्च। अब देखो टू आउटशाइन, आगे निकलना, सैन्य शब्दावली से आया है। टू स्टील ए मार्च का मतलब था एक सेना रात या किसी अज्ञात समय में चुपचाप आगे बढ़ती है ताकि दुश्मन को बिना चेतावनी के हैरान कर सके। एक प्रसिद्ध उदाहरण 1745 के युद्ध में ड्यूक ऑफ कम्बरलैंड, ये तो आप अवॉइड कर सकते हैं। कुल मिलाकर सीधा सीधा सा आपको रिलेट करना है टू स्टील ए मार्च। मार्च क्या होता है? मार्च आपको पता ही होगा, जब मतलब मार्च पास्ट किया जाता है, पुलिस भी मार्च करती है, मार्च निकाला जाता है, मतलब एक साथ किसी मतलब गश्त पर निकलते हैं, जब कहीं काफ़ी सारे जो पुलिस वाले इकट्ठे हो गए, मतलब एक रैली टाइप से निकालते हैं, मतलब उसको मार्च कहते हैं। वो आपको ये एक चीज़ें पता ही होंगी मार्च का के बारे में। स्टील है मार्च, मतलब आपने मार्च को एक स्टील मतलब चुरा कर आप चोरी छिपे उस मार्च को कर रहे हैं। ठीक है, आगे निकल रहे हैं। जैसे देख सकते हैं एक रात, मतलब कि एक सेना रात या किसी अज्ञात समय में चुपचाप स्टील मतलब चोरी छिपे आगे बढ़ रही है, चोरी छिपे वो मार्च कर रही है। ठीक है, देख सकते हैं मतलब कि आगे निकल रही है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू स्टील हर्स ब्रदर्स थंडर, मतलब हो जाता है टू गेट मोर रिकॉग्निशन देन हर ब्रदर फॉर देयर सक्सेस, मतलब कि अपने भाई से ज़्यादा ख्याति मिलना। ठीक है, एक नाटककार जो थे जॉन डेनिस, उन्होंने एक नाटक लिखा जिसमें थंडर मेकिंग, गर्जना की आवाज़ का एक नया प्रभाव का इस्तेमाल किया गया था। वैसे ये चीज़ है ना, ये चीज़ रिपीटेड है आपको अगर पता हो। ठीक है, जब उनका नाटक असफल हो गया, कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा कि शेक्सपियर के एक नाटक में उनकी बनाई हुई थंडर साउंड तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था। तब डेनिस ने गुस्से में कहा था, दे विल नॉट लेट माई प्ले रन बट दे स्टील माई थंडर, मतलब कि वे मेरा नाटक नहीं चलने देंगे, लेकिन उन्होंने मेरा जो थंडर था वो चुरा लिया है, यानी कि मेरा नाटक तो उन्होंने चलने नहीं दिया है, लेकिन मेरी तकनीक जो मेरा थंडर वाली एक टेक्निक थी वो उसको चुरा लिया है, मतलब कि आपसे ज़्यादा कोई आपकी चीज़ों को यूज़ करके ख्याति पा रहा है। ठीक है, ये ब्रदर और सिस्टर की सेंस में यूज़ हुई है, आप किसी भी सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं, ये पहले भी हो चुका है, मुझे याद आ रहा है,
तो ये चीज़ आपको पता होगी। नेक्स्ट इडियम है टू स्टिक वंस नेक आउट, टू टेक ए रिस्क, जोखिम उठाना। देखो कछुए से सीधा सीधा रिलेटेड है। कछुआ जो है अपनी जो नेक है उसको बाहर निकाल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो रिस्क में चीज़ों को कर रहा है। कछुए से निकला है जो अपनी गर्दन खोल कर बाहर आते हैं जोखिम लेकर, ठीक है। अब मान लो देखो इसको ये एप्पल खाना है, तो ये जोखिम लेकर अपनी पूरी की पूरी गर्दन निकाल लेगा, और यहाँ पर मतलब ये भी इसका इंतजार कर रही है, तो जोखिम उठाकर ये चीज़ों को कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू टेक ए बैक सीट, टू बिकम लेस इम्पोर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स, मतलब कि कम महत्वपूर्ण होना। पहले के समय में जो व्यक्ति गाड़ी में या मीटिंग में बैक सीट पर बैठता था वह नेतृत्व नहीं करता था, बल्कि एक पर्यवेक्षक होता था। वहीं सामने बैठा व्यक्ति निर्णय लेने वाला होता था, या फिर गाड़ी को जो चला रहा है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल उसके पास होता है। यह फ्रेज धीरे धीरे रूपक मेटाफर बन गया किसी की भूमिका को कम प्रभावी या कम महत्वपूर्ण दिखाने के लिए। विशेषकर राजनीति और व्यवसाय में इसका इस्तेमाल अधिक होने लगा। इडियम आप समझ चुके होंगे, देख भी सकते हैं। ये मेन कैरेक्टर है और ये जितने भी पीछे के सारे हैं इन्होंने बैक सीट ले रखी है, ये कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे गाड़ी में भी अगर सारे लोग बैठे रहते हैं तो वो ही मेन होता है जिसके पास स्टीयरिंग होता है, बाकी सभी बैक सीट वाले होते हैं। वे अपने अपने मतलब पक्ष रखते हैं लेकिन कम महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू टेक ए चिल पिल, टू काम डाउन, शांत होना। अब देखो सीधा सा इसको कर सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा इशू नहीं करना है। पिल ले रहे हैं और वो चिल है, मतलब चिल वाली पिल, या फिर कोई एक पिल है जो आपको चिल कर रही है, मतलब कि शांत कर रही है। इस तरह से आप इसको डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। गुस्से में था, इसने चिल पिल ली, अब ये चिल करने लगा, ठीक है। वही है, चिल पिल नाम की कोई असली दवा नहीं होती थी, और मतलब इसको ऐसे ही ये बन गया, रिलेट कर सकते हैं आप डायरेक्ट इसको, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इडियम देखते हैं टू टेक ए स्टॉक ऑफ, मतलब कि टू एसेस एंड इवेलुएट बिफोर टेकिंग ए डिसीजन, टू थिंक केयरफुली, सर्वे करना, मूल्यांकन करना, एसेस करना चीज़ों को। पुराने समय में व्यापारी अपने सामान का भौतिक मूल्यांकन करते थे, जिसे स्टॉक टेकिंग कहा जाता था। यह आमतौर पर साल के अंत में किया जाता था, किसी व्यापारिक निर्णय से पहले किया जाता था। धीरे धीरे वाक्यांश रोजमर्रा की भाषा में भी यूज होने लगा, जैसे जब कोई अपनी ज़िंदगी, भावनाओं या फिर किसी भी स्थिति का मूल्यांकन करता है तो उसको कहा जाता है टेक स्टॉक ऑफ, है ना। जैसे स्टॉक का सर्वे होता था, अपने व्यापारी लोग करते थे, मूल्यांकन करते थे, सर्वे एसेस करते थे। ऐसे ही कोई अपने स्टॉक, अपने काम, अपना जो टारगेट है उसको एसेस करता है, तब इसको यूज़ किया जाता है। आप रिलेट कर सकते हैं, ये भी अपनी कंपनी के काम को मतलब एसेस कर रहा है। मानो ये इसका स्टॉक हो और स्टॉक को मतलब ये देख रहा है, ठीक है, मतलब स्टॉक टेकिंग कर रहा है, जैसे ये भी आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। ये टर्म था, ये यूज़ किया जाता था, और अब ये ईडियम के तौर पर हमें परेशान कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है टू टेक फॉर ग्रांटेड। इडियम इजी है, टू एक्सेप्ट और एज्यूम विदाउट क्वेश्चन, महत्व नहीं समझना, है ना। मतलब किसी का महत्व ना समझ के आपने उसको समझ लिया है कि ये तो हो ही जाएगी, है ना, फॉर ग्रांटेड मान लिया है। ग्रांट का मतलब होता है किसी चीज़ को बिना संदेह के सच मान लेना। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब बन गया किसी बात को बिना जांचे परखे सही मान लेना, ठीक है। आपने उसके आगे पीछे कुछ नहीं देखा, आपने मान लिया कि ये तो हो ही जानी है ना, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इडियम ये भी इजी की कैटेगरी में ही रखूँगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू टेक फ्रेंच लीव, एब्सेंटिंग वनसेल्फ विदाउट परमिशन, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, बिना अनुमति के अनुपस्थित होना। इंग्लैंड में प्रचलित हुआ तब अंग्रेज फ्रांसीसियों की आदत पर व्यंग्य करते थे, खासकर उनकी अत्यधिक आज़ादी और अनौपचारिक सामाजिक व्यवहार पर, ठीक है। अंग्रेज लोग कुल मिलाकर फ्रांसीसियों से चिढ़ते थे, है ना, व्यंग्य करते थे, क्योंकि फ्रांसीसियों को अत्यधिक आज़ादी थी, अनौपचारिक उनका सामाजिक व्यवहार होता था, उन पर वे व्यंग्य कसते रहते थे। फ्रेंच लीव का अर्थ बिना अलविदा कहे चले जाना, जो उस समय फ्रांस में सामाजिक रूप से स्वीकार्य था पर इंग्लैंड में नहीं था। अब फ्रांस में वो जो फ्रांसीसी थे वो तो उसको ही मतलब यूज़ करेंगे, लेकिन इंग्लैंड में ये चीज़ अप्लाई नहीं थी, तो सीधी सी बात है टू टेक फ्रेंच लीव। अंग्रेज़ों को ये चीज़ बेकार लगने लगी, वे देखते थे, तो फ्रेंच लीव उन्होंने एक इडियम बनाया, मतलब कि बिना अनुमति के अनुपस्थित हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू टेक इनटू अकाउंट। अब अकाउंट में लेना, अपने संज्ञान में लेना, ध्यान में रखना, टू कंसिडर करना। इडियम ईजी है, अकाउंटिंग की भाषा से निकला है। अकाउंट का मतलब हो जाता है मतलब मूल्यांकन या गणना भी होता है, केवल खाता नहीं होता। टेक इनटू अकाउंट का मतलब किसी आंकड़े या पहलू को गंभीरता से गणना में शामिल करना, अपने कंसिडरेशन में, मतलब अपने उन चीज़ों को कंसिडर करना, संज्ञान में लेना, है ना, मतलब चीज़ें आपको पता है। नेक्स्ट इडियम है टू टेक वंस हैट ऑफ, टू एडमायर समवन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू, किसी की प्रशंसा करना।
ये जो इमेज है ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ें आपने देखी होगी। किसी के सम्मान में मतलब अपनी जो हैट होती है उसको उतार कर सम्मान दर्शाया जाता है। वही चीज़ है, यूरोप से आया है जब लोग टोपी उतार कर सम्मान प्रकट किया करते थे। खासकर उच्च पदस्थ या कुलीन लोगों के सामने टोपी उतारना सम्मान और विनम्रता का प्रतीक माना जाता था। और मतलब धीरे धीरे फिर ये इडियम बन गया। मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय कार्य करे तो हम कहते हैं आई टेक माई हैट ऑफ टू हिम। मतलब मैंने उसके लिए अपनी जो हैट है उसको उतार लिया है, मतलब कि मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रशंसा की है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू टेक पेन्स, मतलब कि टू मेक एफर्ट्स, ट्राई हार्ड, प्रयास करना। अब देखो पेन हो जाता है यहाँ पर, वैसे तो शारीरिक दर्द होता है, लेकिन इसका जो पेन जो था मतलब एफर्ट करना, प्रयास करना। इसका मतलब था कि कोई व्यक्ति किसी काम के लिए तकलीफ को सहकर यानी मेहनत करके उसे पूरा करता है। इसलिए टू टेक पेन्स का अर्थ बना किसी चीज़ को अच्छे से और मेहनत से करना, है ना। किसी चीज़ को पेन लेकर करना मतलब प्रयास करना, उसमें एफर्ट डालना। तो आप रिलेट कर सकते हैं, ये देखो कितना मतलब एफर्ट कर रहा है, ये चीज़ों को करने के लिए प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है टू टेक समवन फॉर ए राइड, मतलब कि टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, छल करना। स्टोरी है इसके पीछे भी। माफिया जो स्लैंग गैंगस्टर की भाषा होती थी, उसमें किसी को कार में राइड पर ले जाने का मतलब होता था, मतलब किसी को कार में बिठाकर राइड पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी जाती थी और मतलब उसका अपहरण कर दिया जाता था, है ना। तब इस वाक्यांश का प्रयोग होता था ही वॉज टेकन फॉर ए राइड। धीरे धीरे इसका अर्थ बदलकर धोखा देना, मूर्ख बनाना की सेंस में यूज़ होने लगा। किसी को धोखा देना, जैसे उस समय जो गैंगस्टर लोग होते थे वे भी यही करते थे, मतलब धोखा देकर ही वे राइड पर ले जाते थे और फिर मतलब उनकी हत्या कर दी जाती थी या उनका अपहरण कर लिया जाता था। वहीं से इडियम बना है किसी को धोखा देना और छल करना, आप रिलेट भी कर सकते हैं इमेज से भी। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू टेक द वेल। वेल मतलब वेल क्या होता है, वेल हो जाता है घूंघट या फिर पर्दा, है ना, नकाब। टू बिकम ए नन मतलब कि संन्यास लेना, है ना। ये जो मुहावरा है ईसाई धर्म विशेषकर जो कैथोलिक ट्रेडिशन है उससे निकला है। जो वेल होता है उसका मतलब होता है घूंघट या पर्दा। जब कोई महिला नन बनती है तो एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान में वह काले या फिर सफ़ेद घूंघट को अपनाती है। यह प्रतीक होता है कि अब दुनिया के भोगविलास से दूर होकर ईश्वर को समर्पित हो चुकी है। रिलेट कर सकते हैं आप यहाँ पर से इमेज से, मतलब कि संन्यास ले लिया है इसने। जो घूंघट है अपना एक पर्दा है, अपना एक नकाब है, वो मतलब वाइट और ब्लैक ये यूज़ कर रही है, मतलब इसने संन्यास ले लिया है। ये मतलब भोगविलास से अब दूर हो चुकी है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू टेक टू हर्ट, मतलब कि टू ग्रेव ओवर, मतलब हो जाता है दुख, है ना। मतलब आपको दुख हो रहा है किसी चीज़ से। टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, आप अफेक्टेड हुए हैं। टू कंसिडर समथिंग वेरी सीरियसली, आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है, दिल पर ले लिया है, बहुत ज़्यादा आप प्रभावित हुए हैं। प्राचीन सभ्यताओं में हार्ट को भावनाओं का केंद्र माना जाता था। जब कोई बात हमें बहुत भीतर तक प्रभावित करती है तो यह कहा जाता है कि इट टच्ड आवर हार्ट, मतलब कि इसने हमारे हृदय को भी टच कर दिया है। टू टेक टू हार्ट का शाब्दिक अर्थ जाता है किसी बात को अपने हृदय में ले जाना, यानी उसे गंभीरता या फिर भावुकता से ले लेना। ठीक है, आपने उसको दिल पर ले लिया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट एरिया में हमारा टू टेक टू टास्क, मतलब कि पनिश्ड। टू रिब्यूक, टू स्कोल्ड समवन, गेट एन ऑफिशियल रिप्रीमेंड, मतलब कि किसी गलती के लिए डांटना, सजा देना। टास्क का अर्थ होता है काम या फिर कर्तव्य है। टू टेक समवन टू टास्क का अर्थ हो जाता है किसी को उसके काम के लिए जवाबदेह ठहराना या फिर डांटना, है ना। यह मुहावरा मूल रूप से सैन्य और प्रशासनिक क्षेत्रों से शुरू हुआ जहाँ अधिकारी अपने अधीनस्थ को गलती के लिए अनुशासित करते हैं, तो वहाँ से ये निकला टू टेक टू टास्क। ठीक है, मान लो इसको कुछ टास्क दिया गया था तो इसके टास्क के लिए इसको डांट पड़ रही है। ठीक है, ये तभी यूज होता था जब मतलब सैन्य या प्रशासनिक क्षेत्रों में मतलब अपने अधीनस्थ को ये चीज़ की जाती थी, मतलब उसको डांटना हो, टू टेक टू टास्क, है ना, तब इसको यूज़ किया जाता था। टास्क का अर्थ हो जाता था काम या कर्तव्य, मतलब किसी के सामने वाले ने उस चीज़ को पूरा नहीं किया है तो उसको डांटा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा टू टॉक हिम ओवर, मतलब हो जाता है टू डिस्कस समथिंग थोरोली, मतलब कि कोई चीज़ हम बहुत ही ज़्यादा मतलब गंभीर रूप से, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप में हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, है ना, डिस्कस कर रहे हैं उन पर। कन्विंस मतलब कि विचार विमर्श करना। अब देखो ये टॉक समवन ओवर या फिर टॉक ओवर समवन से आया है, जिसमें टॉक ओवर का मतलब हो जाता है बातचीत के जरिए किसी विषय या फिर व्यक्ति को समझा लेना, उस पर काबू पा लेना। जब कोई किसी को किसी विचार या फिर फैसले के लिए राजी करता है तो कहा जाता है उसने टॉक ओवर कर लिया है। यह शब्द व्यापारिक और पारिवारिक निर्णयों में आमतौर पर यूज़ होने लगा, खासकर ब्रिटेन में, अमेरिका में।
टाक ओवर से ही निकला है कुल मिला के, आपको ये रिलेट करना है। टाक ओवर का मतलब हो जाता है मतलब बातचीत करना, बातचीत के जरिए किसी चीज़ को, किसी आपका जो डिस्प्यूट है उसको समझा लेना, है ना, काबू पा लेना उस पर। तो विचार विमर्श आप कर रहे हैं। टॉक हिम ओवर मतलब किसी चीज़ पर आप विचार विमर्श करके उसका रिजल्ट निकालेंगे। तो किसी चीज़ को कन्विंस कर लेना, डिस्कस करना किसी चीज़ पर, फिर मतलब कोई रिजल्ट पर पहुंचना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू डिस्कस समथिंग थोरोली, है ना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी एज वेल एज वाज पॉसिबल, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार, ठीक है। टू बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी सीधा पढ़कर ही पता लग रहा है, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। अपनी एबिलिटी का भी मतलब बेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना, मतलब आपने अपनी पूरी क्षमता का यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट इडियम है टू द लेटर, मतलब लेटर आपका सेम होना चाहिए, बिल्कुल हूबहू होना चाहिए। इन एवरी डिटेल मतलब कि अक्षर से होना चाहिए, हूबहू बिल्कुल होना चाहिए। जब लोग कहते हैं कि उन्हें किसी चीज़ का पालन टू द लेटर किया है, तो वह दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल उसी रूप में अपनाया है जैसे लिखा गया है, कोई भी व्याख्या बदलाव उसमें नहीं किए हैं। मतलब जैसे एक एक लेटर लिखा है ऐसे ही उन्होंने उसको बिल्कुल कॉपी किया है। नेक्स्ट इडियम है टू द मैनर बोर्न, मतलब हो जाता है टू डू समथिंग एज दो इट इज़ कमिंग नेचुरली, मतलब जन्म से ही किसी विशेष जीवन शैली का आदी होना। कोई चीज़ आप जीवन से मतलब जन्म से करते आ रहे हैं, आप उसके आदी हो चुके हैं, अभ्यस्त हो चुके हैं, ठीक है। टू द मैनर बोर्न। अब देखो, जो ये विलियम शेक्सपियर थे, इनका एक नाटक था हेमलेट। हेमलेट के नाटक से ही इसको लिया गया है। दो आई एम नेटिव हेयर एंड टू द मैनर बोर्न इट इज़ ए कस्टम मोर ऑनर्ड इन द ब्रेस्ट दैन द ऑब्जर्वेंस। यहाँ टू द मैनर बोर्न का अर्थ हो जाता है मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और इस रीति रिवाज में जन्म से ही पला बड़ा हूँ। अब देखो, देखते हैं क्या है। देखो, एज दो मतलब मानो, है ना। टू डू समथिंग, कुछ एक ऐसी चीज़ करना, एज दो मानो इट इज़ कमिंग नेचुरली, मतलब वो आपके जन्म से ही वो मतलब नेचुरली वो चीज़ें उत्पन्न हुई है, आप उस चीज़ को कर रहे हैं। और एक यहाँ पर जो लाइन आ जाती है, दो आई एम नेटिव हेयर, मतलब हो जाता है हालांकि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। एंड टू द मैनर बॉन्ड मतलब और इस जो ये मैनर है, जो ये रीति रिवाज है, इनसे मैं जन्म से ही इनका आदी हूँ, इनका अभ्यस्त हूँ, इनको करता हुआ आ रहा हूँ। इट इज़ ए कस्टम मोर ऑनर्ड इन द ब्रिज, मतलब कि ये एक ऐसे रीति रिवाज हैं जिनकी अवहेलना मतलब ब्रिज दैन द ऑब्जर्वेंस, मतलब जिनकी अवहेलना करना उनका पालन करने से अधिक सम्मानजनक है। मोर ऑनर्ड हैं वो चीज़ें, है ना। मतलब उनका पालन करने से अधिक सम्मानजनक क्या है, उनकी अवहेलना करना। ये कैसी उसमें हेमलेट में उसमें एक ये लाइन थी, तो टू द मैनर बॉन्ड ये बीच में से उठाया गया, इसको मतलब इडियम बनाया गया। मतलब कि जो चीज़ आपके जन्म से ही आप जिस चीज़ के आदी हैं, मान लो कुछ भी एक चीज़ है, आप एक पर्टिकुलर चीज़ को बचपन से ही सेम करते हुए आ रहे हैं, तो टू द मैनर बोर्न मतलब जन्म से ही कोई विशेष जीवन शैली का आदी होना, इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू द नाइन्स टू परफेक्शन, मतलब कि बहुत बढ़िया तरीके से। टू द नाइन्स का अर्थ हो जाता है किसी चीज़ को पूरी शान शौकत से करना, पूर्णता से करना, सुंदरता का प्रतीक ये जो माना जाता है, पूर्णता का प्रतीक माना जाता है 9 को। क्योंकि देखो 10 में से अगर हम 9 की बात करें तो वो कहीं ना कहीं लगभग पूर्ण है ना। मतलब वो परफेक्शन की ओर है बिल्कुल। 10 आउट ऑफ 10 तो बिल्कुल एकदम एकदम मतलब टॉप नॉच क्वालिटी हो जाएगी। लेकिन जो 9 भी होगा वो परफेक्शन, बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें हुई हैं, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। टू द नाइन्थ मतलब कि कोई चीज़ परफेक्शन से हुई है। नेक्स्ट इडियम है टू थ्रो ए फिट, मतलब कि एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, मतलब कि आंख बबूला होना। फिट शब्द पहले मेडिकल टर्म था जिसका अर्थ होता था मिर्गी का दौरा पड़ना या कोई अनियंत्रित शारीरिक प्रतिक्रिया होना, ठीक है। फिट उसी को कहा जाता था। धीरे धीरे भावनात्मक या गुस्से के विस्फोट के लिए ये रूपांतरित होने लगा। जब कोई व्यक्ति अचानक जोर से चिल्लाने लगे या भावनात्मक रूप से बेकाबू हो जाए तो लोग कहते थे उसे फिट पड़ा है ना। मतलब कि उसको दौरा पड़ गया है, वो अनियंत्रित हो गया है। धीरे धीरे मेटाफोरिकल रूप में इसको एक्सपेंड किया गया, वाइड होता गया। जब कोई गुस्से में ज़मीन पर लोटपोट हो जाता है, बहुत ही चिल्लाता है, इसे कहते हैं ही थ्रू ए फिट, मतलब कि वो मतलब आंख बबूला हो गया है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है। तो ये जो फिट है इसकी डेफिनेशन आपको मेडिकल टर्म में पुराने समय में जो चलती आ रही थी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिट जो था वो मिर्गी का दौरा, अनियंत्रित शारीरिक प्रक्रिया से जुड़ा था। यहीं से आप इसको डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि कोई मतलब गुस्से में पागल हो गया है ना, तो आप रिलेट कर सकते हैं, ये फिट सिचुएशन में है। नेक्स्ट इडियम है हमारा
टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, ये भी इडियम हमने पहले किया था। मतलब गॉन्टलेट होता है मतलब लोहे का दस्ताना जो जिसको पहनकर मतलब जो राजा महाराजा होते थे, सैनिक होते थे, वो मतलब युद्ध में जाया करते थे। टू चैलेंज समबडी टू डू समथिंग, मतलब किसी को कुछ प्रतिस्पर्धी करने के लिए चुनौती देना। अब देखो, जब कोई शूरवीर दूसरे योद्धा को द्वंद्व युद्ध करने के लिए चुनौती देना चाहता था, तो वह अपने हाथ का जो लोहे का दस्ताना होता था, गॉन्टलेट होता था, उसको ज़मीन पर फेंक देता था। अगर सामने वाला ओपोनेंट उसको उठा लेता था तो यह माना जाता था कि उसने चुनौती स्वीकार कर ली है। ठीक है, मतलब कि किसी को कुछ प्रतिस्पर्धी करने के लिए चुनौती देना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू थ्रो डस्ट इन वंस आई। अब किसी की आंखों में धूल झोंकना, आपने हिंदी में सुना होगा, वहीं से डायरेक्ट आप इसको रिलेट कर सकते हैं। टू डिसीव, टू मिसलीड और कंफ्यूज करना, धूल झोंकना, भ्रमित करना। इडियम इजी है, कोई भी इशू आपको नहीं होना चाहिए, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू टो द लाइन, मतलब कि टू फॉलो द लीड या फिर फॉलो द रूल्स, मतलब कि आदेशों का पालन करना। अब देखते हैं, नौसेना में सैनिकों को लाइन में बिल्कुल सीधा खड़ा रखने के लिए कहा जाता था, उनको सीधा खड़ा रहना पड़ता था, तो इसको ही टू टो द लाइन कहा जाता था। दूसरी मान्यता के अनुसार एक मान्यता ये भी थी, रेसिंग ट्रैक पर धावकों को दौड़ की शुरुआत में एक सफ़ेद लाइन के पीछे होना पड़ता था, है ना। उस सफ़ेद लाइन को, मान लो यही वो सफ़ेद लाइन है, तो इसको क्रॉस ना करके उसके पीछे खड़ा होना पड़ता था, जैसे सभी पीछे खड़े हैं। ठीक है, ताकि वे बराबरी से दौड़ सकें। यह आइडिया मेटाफर है, जिसका मतलब हो जाता है नियमों का पालन करना, व्यवस्था के अनुसार चलना। तो टू टो द लाइन का मतलब हो जाता है फॉलो द रूल्स, आप मतलब रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, आदेशों का पालन कर रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे इसने मतलब ये वाइट लाइन पर आ गया तो ये इसको डांट रहा है। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू ट्रेड केयरफुली। ट्रेडमिल आपने सुना होगा, तो ट्रेड मतलब चलना, और केयरफुली सावधानी से। टू बिहेव और स्पीक केयरफुली टू अवॉइड कॉजिंग प्रॉब्लम, मतलब कि सावधानी से चलना। जैसे कोई व्यक्ति कांच के टुकड़ों पर चले, कीचड़ में फिसलने से बचे, या फिर कोई खतरनाक जगह में चुपचाप कदम रखे, तो उस स्थिति में लोग ट्रेड केयरफुली कहते हैं, है ना, मतलब कि बहुत ही सावधानी से चलना, है ना। इडियम ईजी है, देख सकते हैं कांच के टुकड़ों पर ये बहुत ही ज़्यादा सावधानी से, केयरफुली ये चलकर आ रहा है। नेक्स्ट इडियम है टू टर्न ए डेफ ईयर। अब देखो, ये दो इडियम होते हैं, एक तो टर्न ए डेफ ईयर, एक टर्न ए ब्लाइंड आई। ये दोनों एक ही सिचुएशन से, एक ही कंटेक्स्ट से बने हैं। डिसरिगार्ड, इसका मीनिंग हो जाता है रिफ्यूज टू ओबे, टू बी इंडिफरेंट, नेग्लेक्ट, कान पर जू न रेंगना, अनसुना कर देना, है ना। देखो, एक प्रसिद्ध कहानी है, ब्रिटिश नौसेना के एडमिरल होरेशियो जो थे नेल्सन, होरेशियो नेल्सन, ये एक आंख से अंधे भी थे और एक कान से बहरे भी थे, डेफ भी थे। ठीक है, जब उन्हें 1801 की कोपेनहेगन की लड़ाई के दौरान पीछे हटने का संकेत दिया गया, तो उन्होंने अपनी अंधी आंख जो उन्होंने खो दी थी, उस पर दूरबीन लगाई, है ना, और कहा आई रियली डू नॉट सी द सिग्नल, मुझे सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर ये मतलब जानबूझकर चीज़ों को मतलब उनका पालन नहीं करना चाह रहे थे। तभी इन्होंने जो जिस आँख से दिखाई नहीं देता है उसी पर इन्होंने दूरबीन लगाई और मतलब कह दिया आई रियली डू नॉट सी द सिग्नल। तभी से मुहावरा प्रचलित हुआ कि किसी बात को जानबूझकर अनसुना करना, टू टर्न ए डेफ ईयर। ठीक है, वैसे तो ये जो कंटेक्स्ट है वो आई के मतलब आई के लिए है, मतलब कि टर्न ए ब्लाइंड आई, लेकिन यहीं से ही टू टर्न ए डेफ ईयर का भी इसका इडियम ये बना। तो आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर इसको आप इतना रिलेट कर लें कि मैंने उस कान से नहीं सुना, कि मतलब अगर मुझे कोई ऑर्डर मिला है तो मैंने उस कान से मैं सुन नहीं पाया, मैंने अपने कानों को मतलब बहरा बना लिया। तो कान पर आपके जू नहीं रहेंगी है, आपने चीज़ों को अनसुना कर दिया है। नेक्स्ट इडियम है टू टर्न वंस कोट, मतलब कि ए पर्सन हु चेंजेस फ्रॉम वन ओपिनियन टू एन अपोजिट वन, मतलब कि पक्ष या निष्ठा बदलना। जो लोग सत्ता के अनुसार अपने धर्म और निष्ठा को बदलते थे उन्हें टर्न कोट्स कहा जाता था। कोट का यहाँ पर अर्थ वफादारी और पहचान से रिलेट कर सकते हैं आप। जब कोई अपनी राजनीतिक धार्मिक निष्ठा बदलता है तो ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी कोट पलट दी है, बदल दी है। बेसिकली ये पार्टी बदलने की सेंस में यूज़ किया जाता है। कोट को आप रिलेट कर सकते हैं वफादारी का सूचक या फिर पहचान की कंटेक्स्ट में रिलेट कर सकते हैं, और आपने अपने उसी कोट को चेंज कर लिया है, आपने वफादारी का जो परिचय था उसको खो दिया है, आपने पार्टी चेंज कर ली है, मतलब कि आपने अपना जो पक्ष था, अपनी जो पार्टी थी वो बदल ली है। नेक्स्ट इडियम है टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, मतलब कि टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, टू बिगिन अगेन, नया जीवन शुरू करना, अपना जो बिहेवियर है वो चेंज करना। लीफ यहाँ पर जो मतलब पुराने समय में पन्ना, एक पेज होता था
जब कोई व्यक्ति किताब में नया पन्ना पलटता तो वह कुछ नया शुरू करता था, कुछ नया पढ़ता था। बाद में इसे रूपक के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब कोई अपनी ज़िंदगी में सुधार करता है तो वह नया पन्ना पलट रहा होता है, यानी कि टर्न ओवर ए न्यू लीफ। ठीक है, मेरे एक ख्याल से आप समझ चुके होंगे। टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब कि आप नया पन्ना पलट रहे हैं, आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, नया सीख रहे हैं, कुछ मतलब नया जीवन शुरू करना इसका मीनिंग बन गया। आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू टर्न द कॉर्नर, टू पास द क्रिटिकल स्टेज, संकट के दिन पार कर लेना। अंग्रेजी साहित्य में पहले बीमारियों के इलाज के संदर्भ में ये यूज़ हुआ था। पुराने समय में माना जाता था कि जब कोई रोगी बीमारी के कॉर्नर यानी मोड़ पर पहुंचता है और उसे पार कर लेता है। अब आप किसी चीज़ के मोड़ पर आए हैं तो आप उसको पार ही करने वाले हैं। केवल एक मोड़ मतलब आप मुड़ेंगे और चीज़ें आपको सामने से सब मतलब दिखाई दे जाएगी, तो वह ठीक होने लगता है। मतलब आपने मोड़ को पार कर लिया है तो आप चीज़ों में ठीक होने लगे हैं। बाद में इसका प्रयोग किसी भी मुश्किल परिस्थिति को पार करने के लिए होने लगा। टू टर्न द कॉर्नर मतलब देखो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। एक था भी, एक इडियम भी था, वो भी इसी कंटेक्स्ट में था। मान लो आप इस यहाँ पर सीधे चले जा रहे हैं, आपको टर्न लेना है। आपका जो कॉर्नर है वहाँ से आपने जाकर टर्न लिया तो आपको चीज़ें सारी फिर से दिखाई दे गई, रास्ता सामने का आपका पार हो गया। आपने क्रिटिकल स्टेज जो दिखाई नहीं दे रही थी उसको आपने पार कर लिया है, संकट के दिन आपने पार कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा टू टर्न या फिर टू गो पर्पल विद रेज, मतलब कि टू बिकम वेरी एंग्री, गुस्से से लाल पीला हो जाना। शारीरिक प्रतिक्रिया से जुड़ा है जिसका संबंध मानव शरीर विज्ञान से है। जब कोई गुस्से में होता है ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है, चेहरा लाल नीला हो जाता है, पर्पल हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से ये इडियम बना। मतलब देख सकते हैं चेहरा लाल होना, पर्पल हो जाना, तो कोई आदमी गुस्से से लाल पीला हो रहा है। नेक्स्ट इडियम है टू वॉक ऑन एयर, टू बी वेरी हैप्पी, फूले नहीं समाना, बहुत ज़्यादा खुश होना। वॉक ऑन एयर का मतलब हो जाता है ऐसा महसूस करना जैसे कोई ज़मीन पर ना चलकर हवाओं में उड़ रहा है, और हवाओं में उड़ने का मतलब हो जाता है मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, फूले ना समाना। ठीक है, तो वहीं से ही ये इडियम बन जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। नेक्स्ट इडियम है टू विन लॉरल्स, ये भी हमने कर रखा है टू अचीव ऑनर्स एंड ग्लोरी, सफल होना। अब देखो ग्रीस और रोम से है, कहीं कहीं मेरे ख्याल से तीसरी बार ये शायद आ रहा है। ये जो लॉरल्स होता है ये तेज पत्ता होता है, इसकी माला पहनाई जाती थी जब कोई जीत जाता था, खासकर युद्ध में, खेल में। लॉरल को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। विलिंग लॉरल्स का मतलब हो जाता है ऐसी उपलब्धि हासिल करना जिसके लिए आपको सार्वजनिक प्रशंसा और सम्मान मिले। इडियम ईजी है, पहले भी आपने ये देख रखा है, कर रखा है। नेक्स्ट इडियम है टू वर्क लाइक अ डॉग, कुत्ते की तरह काम करना। टू वर्क वेरी हार्ड, ईजी इडियम हो जाएगा ये भी। जब कुत्तों को खेतों, शिकार, गार्ड के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम में लगाया जाता था, कुत्ते को वफादार मेहनती प्राणी माना जाता था, खासकर जब वह मालिक के लिए लगातार काम करता हो। इस आधार पर वर्क लाइक अ डॉग का अर्थ हुआ बिना थके कठिन मेहनत करना। ठीक है, तो इडियम ये भी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू रैंगल ओवर एन एसेस शैडो, मतलब हो जाता है टू क्वार्ल ओवर ट्राइफल्स, मतलब कि तुच्छ सी बातों पर झगड़ना। रैंगल मतलब झगड़ा करना। अब देखो इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। ग्रीक कहानी से आया है जिसमें दो आदमी गधे की छाया उसके शैडो के लिए झगड़ते हैं। एक गधा किराए पर लेने वाला होता है, दूसरा गधे का मालिक होता है। छाया में बैठने की बात पर झगड़ा इतना बढ़ जाता है, मतलब गधे की छाया में, मान लो ये गधे की छाया है, इस पर मैं बैठूंगा, इस पर मैं बैठूंगा, मान लो गर्मी बहुत है, तो इस चीज़ पर उनका झगड़ा जो है इतना बढ़ जाता है कि बात अदालत तक पहुंच जाती है। यह दर्शाता है कि कैसे लोग छोटी छोटी बातों पर बढ़ा चढ़ाकर झगड़े का कारण बना लेते हैं उस चीज़ को। ठीक है, झगड़ा करना जो गधा है उसकी शैडो पर, मतलब कि छोटी मोटी बातों पर ही, तुच्छ सी बातों पर ही झगड़ा करना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टॉफी नोज्ड, ए पर्सन हु थिंक्स ही इज़ ऑफ ए हाई सोशल क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन पीपल ऑफ लोअर क्लास, मतलब कि दम्भी या फिर अहंकारी। मैंने आपको एक इडियम और बताया था कि कुछ लोग होते थे, मतलब वो अपनी नाक ऊँची करके और टेढ़ी आंखों से, नीची आंखों से वो मतलब नीचा दिखाने के लिए मतलब ऐसे देखते थे अंग्रेज लोग। ठीक है, वहीं से इसका जो कंटेक्स्ट है वो रिलेट करता है। टॉफ़ी शब्द यहाँ पर अमीर बच्चों के लिए मजाक में इस्तेमाल होता था जो पब्लिक स्कूलों में, एलिटिस्ट स्कूल्स में पढ़ते थे और अपनी नाक को ऊंचा रखते थे, वही चीज़ है। टॉफ़ी नोस्ट का मतलब हुआ, मतलब ऐसा व्यक्ति जो खुद को दूसरों से बेहतर समझता है, अक्सर सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वही कंटेक्स्ट कुछ कुछ मिलता हुआ लगता है। और मतलब अपनी नाक को ऊंचा मतलब ये रखते थे और मतलब नीचा देखते थे सबको, है ना, नीचा दिखाने वाला व्यवहार करते थे, उनको इस तरह से देखते थे और मतलब देखते भी ऐसे ही थे कि नाक ऊपर कर रखी है और मतलब
आंखों से उसको नीचा देखा जा रहा है, तो सामने वाला भी समझ जाता था कि ये मुझे भाव नहीं दे रहा है, मतलब हम छोटे लोग हैं, इस तरह से वे फील करते थे। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टोकन स्ट्राइक, मतलब कि शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, मतलब कि सांकेतिक हड़ताल। अब टोकन का अर्थ हो जाता है प्रतीक, सांकेतिक चिन्ह, और स्ट्राइक का मतलब हो जाता है हड़ताल, तो सीधा सीधा आप इसको रिलेट कर सकते हैं सांकेतिक हड़ताल। यह मुहावरा श्रमिक आंदोलन जो लेबर मूवमेंट्स होते थे उनसे आया है, जहाँ कुछ घंटों की छोटी हड़ताल केवल एक चेतावनी या संदेश देने के लिए की जाती थी कि हमारी बातें या तो मान लो, वरना फिर हम, मतलब ये तो ट्रेलर है, मूवी दिखाएंगे इस तरह से कि ये तो 1 घंटे के लिए है, हम फिर मतलब 1 महीने के लिए करेंगे। तो सांकेतिक हड़ताल, टोकन स्ट्राइक, इसका मीनिंग हो जाता है। नेक्स्ट इडियम है टंग इन चीक, मतलब कि इन एन आयरनिक और इनसिंसियर वे, मतलब कि व्यंग्यपूर्ण, मजाक में। अब देखो, टंग इन चीक मतलब कि गालों में जीभ लगाई जाती है ना अंदर से, तो मतलब वो मजाक का प्रतीक होती है। आपने बचपन में भी करा होगा, देखा होगा काफ़ियों को। जब कोई व्यक्ति अपनी जीभ को गाल में दबाता था तो वह यह दिखा रहा होता था कि वह मजाक कर रहा है या तंज कस रहा है। धीरे धीरे सांकेतिक संकेत एक आशापूर्ण शैली बन गया, जहाँ व्यक्ति गंभीर लगते हुए भी मजाक कर रहा होता है। मान लीजिए कोई कह रहा है तुम तो बड़े मेहनती हो, और साथ में मुस्कुरा भी रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ यूज़ की जा सकती है, टंग इन चीक कहा जा सकता है। ठीक है। वैसे यहाँ पर जीभ ना होकर ये अंदर की साइड है इसकी, तो वो थोड़ा सा मजाक की सेंस में उसको देखा जाता था, है ना। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू क्लोज फॉर कंफर्ट, मतलब कि सो क्लोज टू बी ए कोज फॉर वरी बिकॉज ऑफ बीइंग अनवेलकम, मतलब कि इतने करीब कि असहज महसूस हो। सो क्लोज मतलब कि इतना ज़्यादा निकट होना, टू बी ए कोज फॉर वरी, कि वो कारण बन जाए चिंता का, वरी का। बिकॉज ऑफ बीइंग अनवेलकम, क्योंकि वह अवांछनीय है, चूँकि वह अवांछनीय है। ठीक है। इतने करीब कि असहज महसूस हो, कोई चीज़ आपके लिए अवांछनीय है और आप उसके इतने ज़्यादा निकट है कि वह चिंता का कारण बन जाए। टू क्लोज फॉर कंफर्ट। यह मुहावरा आम हुआ खासकर युद्ध काल में, खेलों में, जब कोई गोली, बम या खतरा बहुत करीब से गुजरे, है ना, तब कहा जाता था दैट पास टू क्लोज फॉर कंफर्ट, मतलब इतना पास होना किस चीज़ के कि मतलब वो खतरे का कारण बन जाए। ठीक है। वो खतरा बहुत पास से, वो खतरा निकल गया, तो आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। देख सकते हैं ये भी इडियम आपका आसानी से टैकल हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू क्लोज टू कॉल, मतलब कि ए वेरी नैरो मार्जिन, मतलब कि बहुत कम अंतर से बाल बाल बचना। राजनीति से, घुड़दौड़ से, हॉर्स रेसिंग से ये आया है। जब दो घोड़े या उम्मीदवार लगभग बराबरी पर होते थे तो उन्हें अलग अलग पहचान पाना बहुत ज़्यादा असंभव हो जाता था। मान लीजिए किसी चुनाव में 2 पार्टियां बराबरी पर हो और कोई स्पष्ट विजेता ना हो, तब रिपोर्टर कहेगा यह मुकाबला टू क्लोज टू कॉल है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब नैरो मार्जिन है इनमें, मतलब विजेता को मतलब डिसाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है। बहुत कम अंतर में है चीज़ें, बाल बाल बचना। ठीक है। टू क्लोज टू कॉल। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस, डज नॉट लिसन प्रॉपरली टू एनीवन एल्स, मतलब कि बात बात में अपनी बात कहना, घमंडी होना। टू फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड क्या हो जाता है, फॉन्ड होता है पसंद करना, अपनी खुद की वॉइस को ही पसंद करना। फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस का मतलब अपनी बातों से मोह होना, आत्ममुग्धता होना। पुराने इंग्लिश में फॉन्ड का मतलब फुलिश भी होता था, इसलिए यह एक तंज है ना, उन लोगों पर जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और खुद को ही सुनना पसंद करते हैं। मतलब कि खुद की आप गाए जा रहे हैं, उसी को ही सुनना पसंद कर रहे हैं, किसी सामने वाले की आपको नहीं सुननी है। ये आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू मैनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, मतलब कि एन इनएफिशिएंट सिचुएशन, ज़्यादा मालिक कम कर्मचारी, मतलब सभी के सभी मालिक बने जा रहे हैं, सभी के सभी चीफ बने जा रहे हैं, कोई भी कर्मचारी नहीं बनना चाहता। इसका जो ओरिजिन है अमेरिकन इंडियन जनजाति के पारंपरिक सामाजिक ढांचे से लिया गया है। चीफ जो होते हैं प्रमुख, नेटिव अमेरिकन जनजातियों में नेता होते थे, जबकि आम सदस्य इंडियंस कहे जाते थे। ठीक है। आप देख सकते हैं, मतलब पहले की इतनी पुरानी चीज़ें और अब तक एग्जिस्ट करती हैं, और बच्चों को यहाँ पर इसको याद भी करना पड़ रहा है। ये होता है मतलब हमारी जो हमारा बेसिक्स थे उसमें मिलावट करना, है ना। हमारी जो एक संस्कृति थी उसमें इंग्लिश को ऐसे थोप दिया गया है, बस बाकी आप खुद समझ सकते हैं। मतलब आज भी हम उस चीज़ों को मतलब याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और अपने ही जो हमारे विनाश का कारण बना, उन्हीं चीज़ों को हमें याद करना पड़ रहा है। जब किसी संगठन में हर कोई नेता बनना चाहता है लेकिन कोई अनुयायी नहीं बनता तो काम बिगड़ जाता है। इस वाक्यांश का इस्तेमाल करके यह बताया जाता है कि अगर सभी लोग योजना बनाने वाले बन जाएं
और कोई ज़मीन पर काम करने, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला न हो तो कोई भी परियोजना सफल नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सभी के सभी चीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब कर्मचारी कोई नहीं बनना चाहता, तो ज़्यादा मालिक कम कर्मचारी इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है टू मैनी आयरन्स इन द फायर, मतलब कि इस एंगेज्ड इन टू मैनी एंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम, बहुत सारे कामों में व्यस्त होना। टू मैनी आयरन्स इन द फायर मतलब आग में बहुत सारा लोहा होना। अब देखो, जब लोहे को आकार दिया जाता है तो आग में मतलब एक एक सर्टेन एक लिमिटेड लोहे को ही उसमें तपाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। अब उसमें इतना लोहा डाल दें कि एक भी लोहा ढंग में अच्छे से आयरन कोई भी गर्म ना हो, तो मतलब वो हमारा काम नहीं बनेगा। पहले लोहार जो ब्लैक स्मिथ होते थे, जब लोहे के औजार बनाते थे तो आग में कई लोहे की छड़े आयरन्स डाल देते थे, लेकिन अगर बहुत सारे आयरन्स एक साथ डाल दिए जाते थे तो वे सभी सही से गर्म नहीं हो पाते थे और औजार खराब हो जाते थे। यह कहावत बताती है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में बहुत सारे काम अपने हाथ में ले लेता है, एक पर भी वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है और वो मतलब किसी भी काम को अच्छे ढंग से पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं हमारा टू के लीप इन द डार्क, टू के रिस्क टू डू समथिंग विदाउट बीइंग सर्टेन ऑफ द आउटकम और एंड रिजल्ट, मतलब कोई चीज़ रिस्क में लेना। टू डू समथिंग विदाउट बीइंग सर्टेन मतलब आप निश्चित नहीं हैं कि उसका रिजल्ट, उसका आउटकम क्या होगा, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं। अनिश्चितता में आप छलांग लगा रहे हैं, जोखिम ले रहे हैं। राजनीति जीवन निर्णयों से इसका जो कंटेक्स्ट है वो आता है। इसका भाव यह है जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में छलांग लगा देता है बिना यह देखे सोचे कि आगे अंधेरे में क्या होगा, है ना। वैसे ही जब हम कोई चीज़ को जाने बिना कोई बड़ा निर्णय उस पर ले लेते हैं तो उसको लीप इन द डार्क कहा जाता है। आप अंधेरे में ऐसे ही कूद गए, आपको नहीं पता नीचे क्या है, खाई है या कम हाइट है, आप अंधेरे में ऐसे ही कूद गए तो आप कहीं ना कहीं आपने जोखिम लिया है, अनिश्चितता में है आप, फिर भी आपने छलांग लगा दी है, जैसे इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टुक एक्सेप्शन, ऑब्जेक्टेड आपत्ति करना। अब एक्सेप्शन तो हो ही जाता है, टेक एक्सेप्शन मतलब कोई मतलब संकोच होना, है ना, आपत्ति होना। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है आपत्ति या फिर विरोध, तो इडियम इजी है, डायरेक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टुक टू देयर हील्स, मतलब हो जाता है रन अवे, बहुत ही तेज़ भागना। अब देखो, मैंने आपको इडियम बताया था टू शो क्लीन पेयर ऑफ हील्स, मतलब वहाँ पर भी जब कोई इस तरह से इतनी तेज़ी से भागता है कि उसके हील्स चमकने लगे, मतलब वो बहुत तेज़ी से भाग गया है। वहीं से ही इसका कुछ आप रिलेट कर सकते हैं। इंसान जब दौड़ता है तो उसकी एड़ियाँ, हील्स जो होती हैं ऊपर नीचे होती हैं। टेक टू योर हील्स का मतलब हो जाता है कि आप दौड़ पड़े आमतौर पर डर या फिर आपदा से बचने के लिए। यह एक विजुअल मेटाफर है, जैसे कोई डराता है, व्यक्ति की पहली प्रतिक्रिया होती है हील्स दिखाकर वो भाग जाता है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको भी रिलेट कर सकते हैं, इडियम ईजी है। नेक्स्ट इडियम है हमारा टच ऑल बेसिस, मतलब कि इंक्लूड एवरीथिंग, सभी कुछ शामिल करना। बेसबॉल से आया है। बेसबॉल में एक खिलाड़ी को रन बनाने के लिए पहले, दूसरे और तीसरे फिर होम बेस को छूना होता है, टच करना होता है। अगर वह किसी एक बेस को मिस कर दे तो रन गिना नहीं जाता। इसी से टच ऑल द बेसेस का मतलब हो जाता है हर जरूरी स्टेप, हर जरूरी पक्ष को छूना, कवर करना, जैसे रिपोर्ट बनाते समय हर जानकारी को सही से शामिल करना। ठीक है, तो जितने भी बेस हैं आप उनको टच करके आ रहे हैं, तो आप सभी इस चीज़ों को शामिल कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टच एंड गो, अनसर्टेन, अनिश्चित होना चीज़ों का। नेविगेशन और समुद्री यात्रा से जुड़ा है। जब जहाज़ बहुत कम पानी वाले इलाकों से गुजरता था और कभी कभी समुद्र की ज़मीनों को हल्के से छूता था, टच कर जाता था और फिर गो हो जाता था, आगे बढ़ जाता था, तो उसे टच एंड गो कहा जाता था, मतलब सिर्फ बाल बाल बचना, है ना। बाद में यह किसी भी खतरनाक या फिर नाजुक स्थिति के लिए यूज़ होने लगा। रिलेट कर सकते हैं, जैसे मान लो ये ऊपर से आ रहा है कोई जो प्लेन है और ये मतलब उबड़ खाबड़ होकर आ रहा है, टर्बुलेंस है इसमें, मतलब कुछ एक इंजन फेलियर हो गया है और मतलब ये यहाँ पर आकर थोड़ा लड़खड़ा कर इसने ज़मीन को टच किया और फिर से इसका इंजन एक्टिवेट हो गया और ये अगेन उड़ गया, है ना। तो अनिश्चितता में था, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति में था, नाजुक स्थिति में था, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। मतलब ज़मीन पर इसने या पानी पर टच किया और गो, फिर से ये निकल गया, टच करके गो हो गया, तो ये बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में था लेकिन निकल गया। ठीक है, देख सकते हैं सबके चेहरे सभी मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉक थे कि ये क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। नेक्स्ट इडियम है ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, विशेष कौशल या फिर ज्ञान। व्यापारियों से, कारीगरों से रिलेटेड है। वे जो होते थे अपने अपने उनके गुप्त तरीके होते थे जिससे वे बेहतर या फिर जल्दी काम कर लेते थे। जैसे सुनार के पास
एक खास काट छाट का उसका स्किल होती थी, दर्जी की सिलाई होती थी, या फिर व्यापारी का मोल भाव करने का तरीका होता था, बोलने का तरीका होता था। ये ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड कहलाते थे, मतलब व्यापार में जो ट्रिक्स चली जाती हैं उनसे इनको रिप्रेजेंट किया गया, मतलब कि कुछ विशेष स्किल का होना, ज्ञान का होना। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा ट्रू कलर्स, मतलब कि रियल कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, वास्तविक चरित्र को दर्शाना। समुद्री युद्धों से इसका रिलेशन है। पुराने समय में जहाज अपने झूठे डंडे, फॉल्स कलर्स, है ना, जो झंडे होते थे उन पर मतलब अलग, जो मान लो हमारा कलर कुछ एक है, पर्टिकुलर है ना, आप उसकी जगह कोई और सा कलर लगाकर दिखाते थे, है ना, दुश्मनों को धोखा देते थे और फिर हमले के समय असली झंडा अपने ट्रू कलर्स लहरा देते थे। इससे मुहावरा बना शो योर ट्रू कलर्स, मतलब कि जब कोई अपना असली चेहरा स्वभाव दिखाता है। जैसे देख सकते हैं आप, इस पर रेड एक फ्लैग लगा है और ये शिप भी इसके पास आ रहा है और इस पर भी रेड फ्लैग है, तो इसके पास आएगा, दूर से देखकर पता लगेगा कि ये तो मतलब हमारा ही मतलब कोई भाई है ना, हमारे ही साथ का है कोई। लेकिन अब मान लो ये पास आ गया, ठीक है, ये मतलब पोजीशन में है बिल्कुल, अब ये इसको हटा के अपना जो ब्लू फ्लैग है, ओरिजिनल फ्लैग है, उसको लगा देगा, तो मतलब ये इसने अब अपना रियल कैरेक्टर, अपनी जो वास्तविक इसका जो चेहरा था वो इसने सामने वाले को पेश किया है और अब यह इसको हमला कर देगा। ठीक है, तो इसने अपने ट्रू कलर्स को दिखा दिया है। नेक्स्ट इडियम है हमारा ट्रम्प कार्ड, मतलब कि दैट गिव्स समवन एन एडवांटेज, मतलब कि तुरुप का पत्ता होना, सर्वोत्तम साधन होना। ट्रम्प तो होता ही है तुरुप का पत्ता, है ना, ताश से आया है, कार्ड गेम से आया है। इन खेलों में एक खास कार्ड को ट्रम्प कहा जाता था, जो किसी भी सामान्य कार्ड को हरा सकता था। ट्रम्प कार्ड का तुरुप का पत्ता, मतलब जिसे आखिर में दिखाने पर आप जीत सकते थे, है ना, इक्का भी कह सकते हैं। बाद में यह आम जीवन में भी यूज़ होने लगा, जहाँ ट्रम्प कार्ड का मतलब हो गया आखिरी और सबसे ताकतवर दांव। ठीक है, तो ट्रम्प कार्ड का मतलब तुरुप का पत्ता, जो कि आपको लाभ दिला सके। तो हमारे 100 वीडियो यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट करें, व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेजना है, डिटेल आपके पास पहुंच जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपने जितने भी रिमेनिंग हमारे लास्ट वीडियो होगी अगली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।